तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, उससे जो इमेज बन रही है लेंस से वो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस दूरी पर बन रही है। यानी ये हमें डिस्टेंस दे रखी है क्वेश्चन में जो इमेज की है, और ये बताया गया है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको प्लेस किया गया है दूसरी साइड ऑफ द लेंस के 40 सेंटीमीटर दूर पे। यानी ये जो दी गई है ये ऑब्जेक्ट की कि ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे है और उसकी इमेज कितनी दूरी पर फॉर्म हुई है, ये हमें डेटा दे रखा है। और क्वेश्चन पूछ कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है पावर, क्षमता जो होती है पावर वो निकालनी है। तो देखो पावर का सिंपल सा फॉर्मूला होता है 1/फोकस फोकल लेंथ 1/f। अब अगर हमें f मिल जाए क्वेश्चन में, फोकल लेंथ मिल जाए तो हम पावर निकाल सकते हैं। और फोकल लेंथ का सूत्र जो होता है वो ये होता है। अब देखो वैसे बहुत सारे लॉजिक है, इमेज कहाँ बनती है, लेंस कौन सा है, काफ़ी सारे कंसेप्ट है। तो सारे कंसेप्ट यहाँ डिस्कस करेंगे तो ये एक तरीके से थ्योरी क्लास हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लंबा चल जाएगा। हाँ, जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे वैसे वैसे डिस्कस करते रहेंगे। ये फॉर्मूला है, यहाँ से हम इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पे v क्या होता है, तो v होता है वही दूरी है जो 10 सेंटीमीटर हमें दी गई है, यानी कि इमेज की दूरी जो इमेज बनी है। और u होता है हमेशा ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट आपने कहाँ रखा है, तो ऑब्जेक्ट की है 40 सेंटीमीटर। तो ये दोनों वैल्यूज़ हमें यहाँ पे रख देनी है। तो 1/10, अच्छा ये जो 40 सेंटीमीटर है ये अदर साइड में रखी है, अदर साइड में रखी है, इसका मतलब ये वैल्यू नेगेटिव में जाएगी, तो -40। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो सीधा सा ये यहाँ पर बन गया। अब अगर हम इसका सिंपल से मैथमेटिकल फॉर्म में इसका एलसीएम लोगे आप, तो यहाँ पर 4 1 यानी 5/40 देखा जाए तो 1/8। अब ये 1/8 है 1/f। ये जो फॉर्मूला होता है ये फोकल लेंथ हमेशा हमें मीटर में लेनी होती है, लेकिन क्वेश्चन में हमें दोनों वैल्यूज़ सेंटीमीटर में गिवन है। तो एक काम करते हैं, 1/8 है ये, हाँ अब अभी तक हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है, लेकिन ये हमें पता है कि सेंटीमीटर में, हमें इसको मीटर में लेना है। और जैसे ही हम इसको इन्वर्स करेंगे, क्योंकि हमें पावर निकालनी है तो 1/f भी करना पड़ेगा, तो हम इसको इन्वर्स भी कर देते हैं। तो पावर निकालनी है तो 1/f कर देंगे हम। दैट मीन्स अगर मैं इसको सेंटीमीटर को कन्वर्ट भी करूँ यहाँ पर, तो ये जो वैल्यू इन्वर्स होगी, चेंज होगी, तो मैं यहीं पर कह सकता हूँ कि 100/8 कर देते हैं इसको, क्योंकि हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया और साथ ही रिवर्स कर दिया। तो ये हमें 100/8 आ गई पावर। और 100/8 आप मैथमेटिकली इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाती है 12.5। और डायोप्टर याद रखना है, डायोप्टर किसकी यूनिट है, तो लेंस के पावर की डायोप्टर होती है, डेसिबल होती है साउंड की इंटेंसिटी की, तो ये है डेसिबल। तो ये हमारे पास 12.5 डेसिबल आंसर आ गया है यहाँ पे, सॉरी डायोप्टर आंसर आ गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल साइज क्वेश्चन में हमने जो इमेज थी और जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस थी वो रखी, अदर साइड में था तो हमने वैल्यू नेगेटिव ले ली, और फिर सिंपल प्लस माइनस है, लेकिन बस सेंटीमीटर में दे रखा है, हमें फोकल लेंथ में हमेशा मीटर में रखनी होती है वैल्यू, तो दैट्स वाई हमने यहाँ पर 100/8 कर दिया और पावर में इन्वर्स कर दिया फोकल लेंथ को। अगर ये क्वेश्चन सिर्फ फोकल लेंथ तक होता तो पावर नहीं निकालते हम। तो ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ जूम लेंस। देखो कुछ क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्टली सॉल्व हो जाते हैं, उसमें ज़्यादा फिजिक्स वगैरह लगी नहीं रही है। जूम लेंस क्या होता है, आप खुद सोच के देखो, जब आप कैमरा परचेज करते हो कोई DSLR टाइप, उसमें आगे एक अलग से लेंस होता है। तो कैमरे के आगे एक इस तरीके का, अगर मैं कहूँ इस शेप में एक अलग से लेंस होता है, इसमें आप यहाँ बाहर से ढक्कन लगा देते हो, इसको कनेक्ट कर देते हो अपने कैमरा की बॉडी के अंदर, कनेक्ट कर देते हो इसको, यहाँ से इस तरीके से कैमरे में कनेक्ट हो जाता है ये। यहाँ पर ये पूछ रहा है जूम लेंस क्या है, तो आपको पता है कि जब आप जूम करते हो ऑब्जेक्ट को तो यहाँ से एक रिंग्स होती हैं, वो बाहर की तरफ आती हैं और वो अपनी फोकल लेंथ को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करती हैं। स्मॉल और लार्ज आप उसको कर सकते हो, जितनी दूरी तक आप उसको भेजोगे फोकल लेंथ आप चेंज करते जाते हो। तो ये जो हो रहा है ये जूम लेंस ही तो हो रहा है। अब आप क्वेश्चन देखो, ऑप्शन देखो, क्या इसमें एक डेफिनेट फोकल लेंथ होती है, निश्चित हो गई है, निश्चित हो गई तो ये जूम नहीं कर पाता, उसका मतलब ये तो नहीं है। क्या इसमें एक ट्रांजिशनल फोकल लेंथ है, बिल्कुल। संक्रमणकालीन का मतलब, ट्रांजिशनल का मतलब है एक तरीके से वेरिएबल, चेंज होने वाली। अब वो जूम लेंस को पूछ रहा है रेडियो टेलीस्कोप में यूज़ करते हैं क्या, ये तो सिर्फ इसका ही यूज़ पूछ रहा है। तो रेडियो टेलीस्कोप के अंदर तो अलग ही डिवाइसेज यूज़ होती हैं,
जूम लेंस सिंपल कैमरे वाला लेंस है जिसको ट्रांजिशनल फोकल लेंथ के लिए बिल्कुल ये मैच कर रहा है, मैंने आपको इमेज से भी बता दिया है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ट्रांजिशनल फोकल लेंथ। तो इसमें कुछ ऐसा कुछ ज़्यादा लॉजिक है नहीं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेडियो टेलीस्कोप्स आर बेटर देन ऑप्टिकल टेलीस्कोप। रेडियो टेलीस्कोप ऑप्टिकल टेलीस्कोप से बेटर क्यों होते हैं? देखो एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। क्या फैक्चुअल क्वेश्चन है कि रेडियो जो टेलीस्कोप है वो ऑप्टिकल से क्यों बेटर है, उसके लिए आपको कुछ उसके पॉइंट पता होने चाहिए बस। जैसे कि देखो, दे कैन डिटेक्ट फेंट गैलेक्सीज विच कैन नॉट बी डन बाय ऑप्टिकल टेलीस्कोप। तो बिल्कुल ऑप्टिकल टेलीस्कोप तो वो होते हैं जिससे हम नॉर्मली, जिनको हम लैब वगैरह में यूज़ कर रहे हैं, और रेडियो टेलीस्कोप वो होता है जिसके अंदर डायरेक्टली मैं अगर कहूँ कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वगैरह का भी यूज़ किया जा रहा होता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि जो आकाश गंगाएं हैं बहुत दूरी वाली, उनको ऑप्टिकल टेलीस्कोप से नहीं हम लगा सकते, उनका पता रेडियो से कर सकते हैं उनको, बिल्कुल ठीक है। दे कैन इवन वर्क इन क्लाउडी कंडीशन, बिल्कुल आप याद करो रडार, रडार होती है वो, उसको बादल वगैरह से क्या मतलब है, वो तो अपना वर्क करेगी। तो बिल्कुल ठीक है, रेडियो टेलीस्कोप इस कंडीशन में वर्क करते हैं, दिनों रात में भी वर्क करते हैं। आपको पता है रडार से हम जो जितने भी ये अगर रेडियो टेलीस्कोप है, इनको रडार लेकर के चल रहे हैं, तो रडार जो होती है उसमें भी रेडियो वेव्स होती हैं। तो रडार क्या करती है, दिन और रात दोनों के टाइम काम करती है ना। ट्रैफिक वगैरह जो होता है एरोप्लेन्स का, वो ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल कर रही होती है, दिन और रात में दोनों टाइम एरोप्लेन्स वगैरह उड़ रहे हैं हवा में, उनके ट्रैफिक को कंट्रोल कर रही है। दैट मीन्स इसको इन सब पॉइंट से ये इसके पॉजिटिव हैं। लेकिन अगर नाइट हो गई है तो ऑप्टिकल टेलीस्कोप कैसे काम करेगा, ऑप्टिकल यानी लाइट, उसको लाइट चाहिए। तो इस दैट्स वाई जो रेडियो टेलीस्कोप है इसके सारे पॉइंट ओके हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ज़्यादा कुछ में लॉजिक है नहीं समझने का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटनेस। ये साइटनेस है वो किससे करेक्ट कर सकते हैं हम? तो देखो हाइपरमेट्रोपिया जो होती है, दूर दृष्टि दोष इसको हम कहते हैं, फार साइटनेस। इसमें होता क्या है, तो इसमें व्यक्ति की पास की नज़र खराब हो जाती है। दैट मीन्स उसको दूर का साफ दिखाई दे रहा है, दूर दृष्टि, उसकी दूर की दृष्टि हो चुकी है, वो व्यक्ति फार साइटेड हो गया है। कब? अगर उसको ये हाइपरमेट्रोपिया हो गया है तो। अब हाइपरमेट्रोपिया से होता क्या है, मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया था कि हमारा जो आई बॉल होती है, इसमें यहाँ रेटिना पे इमेज बनना होता है, ये हमारी आँख का नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस है। लाइट रेज यहाँ गिरेंगी और वो सारी की सारी डाइवर्ज होके इस पॉइंट पर फोकस हो जाएंगी, अगर नॉर्मल आई है तो। लेकिन इस कंडीशन में क्या हो रहा था, इस कंडीशन के अंदर जो आने वाली रेज हैं वो रेटिना से पीछे यहाँ कहीं जा कर के फोकस हो रही थी। दैट मीन्स यहाँ से जा कर के यहाँ फोकस हो रही थी, तो यहाँ पर इमेज साफ नहीं दिख रही थी। तो इसका निवारण कैसे किया था, तो मैंने बताया था जो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस अगर आप लगा दोगे तो इसका नेचर होता है ये कन्वर्ज कर देता आने वाली रेज को। तो आप सोच के देखो, आने वाली रेज जो हैं उनको थोड़ा सा इसने रास्ता कम कर दिया उनका, ये देखो रास्ता कम कर दिया, और रास्ता कम कर दिया तो अब ये हमारी आई का नेचुरल लेंस है, ये इसको जो पहले दूर फोकस हो रही थी यहाँ कहीं, वो इसको यहाँ ला करके फोकस करवा देगा। दैट मीन्स इस लेंस ने ये डिस्टेंस कम कर दी, क्योंकि ये दूर तक जा रहा था। अगर मैं कहूँ ये नहीं था, सपोज करो ये नहीं था, तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, तो देखो अगर ये नहीं होता तो नॉर्मली आई रेज इस तरीके से आ रही थी, और हमारे आँख के लेंस पे अगर ये नहीं लगा हुआ था लेंस, तो ये इस तरीके से यहाँ पर जा कर के इस डिजीज़ में यहाँ फोकस कर रही थी। तो हमने ये जो लॉन्ग डिस्टेंस थी ये लगा करके लेंस इनको कन्वर्ज कर दिया, तो ये पास पास आ गई, इससे रास्ता छोटा हो गया और यहाँ पर एग्जैक्ट फोकस हो गई है। तो कौन सा लेंस लगाया हमने हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए, तो हमने लगाया कन्वेक्स लेंस, जो कि एक प्रकार का कैसा लेंस है, जो कि एक प्रकार का डाइवर्जिंग लेंस है। सॉरी, डाइवर्जिंग नहीं, डाइवर्जिंग तो फैलाएगा। ये जो लेंस था कनकेव, इसका काम होता है इस पर आने वाली रेज को ये इस तरीके से डाइवर्ज कर देता है। हम बोल रहे हैं पास लाना, कन्वर्ज कर देना। तो कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो हाइपरमेट्रोपिया को कॉन्वेक्स लेंस लगा करके सही कर सकते हैं। तो हाइपरमेट्रोपिया के केस में याद रखना है, आप कौन सा लेंस लगाओगे, कॉन्वेक्स लगाओगे। और मायोपिया, जिसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं, शॉर्ट साइटनेस, उसमें हम इसका अपोजिट जो लेंस है ये वाला, ये यूज़ कर देंगे हम।
इसको क्या बोलते हैं, कनकेव लेंस है, जो मेनली क्या प्रॉपर्टी करेगा, डाइवर्जिंग की करेगा, फैलाने की करेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि द आउल कैन सी मोस्ट क्लियरली इन टोटल डार्कनेस बिकॉज, कि उल्लू पूर्ण अंधकार में अधिक स्पष्ट क्यों देख सकता है। देखो क्वेश्चंस पढ़ो एसएससी ने क्या दिए हैं, महंगी आंखें हैं, ये सब लॉजिक नहीं है। इट हैज़ लार्ज आइज विद रॉड्स, देखो आंखों में रॉड्स एंड कॉन्स नाम की स्ट्रक्चर होती है। रॉड्स वो होते हैं जिनका काम क्या होता है, जो लो लाइट होती है उसमें भी ये दिखा सकते हैं, तो बिल्कुल रॉड्स प्रेजेंट होंगे तभी तो लो लाइट में देख पाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा, बाइनोकुलर साइट होती है इसकी। देखो बाइनोकुलर साइट क्या होती है, एक सिंपल सी चीज़ बताऊँ, ह्यूमंस के अंदर हम लोग एकदम साफ देख पाते हैं, हम लोगों की बाइनोकुलर विजन है, बाइनोकुलर विजन है, बाइनोकुलर साइट है, क्योंकि हमारी दोनों आंखें अगर आप देखोगे तो सामने की तरफ पॉइंटेड है। लेकिन अगर यहीं आप कैटल्स होते हैं, हॉर्स वगैरह, घोड़े वगैरह, इनकी आंखें देखो, इनकी आंखें इनके फेस के एक लेफ्ट तरफ होती है, एक बिल्कुल राइट तरफ होती है। तो इनको क्या प्रॉब्लम होती है, लेफ्ट का लेफ्ट में ही देख पा रहे हैं, राइट का राइट में देख पा रहे हैं, तो इनके ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो जाते हैं। लेकिन जो आउल है इसके अंदर इस तरीके का नहीं हो पाता, इसकी आंखें बड़ी हैं, लार्ज आइज हैं और फ्रंट की तरफ फोकस्ड हैं, तो हमारी तरह बाइनोकुलर साइट होती है। और बाइनोकुलर साइट है, साथ में रॉड्स मौजूद हैं, रॉड्स की काफ़ी ज़्यादा अच्छी इनकी संख्या होती है। रॉड्स का काम क्या है, रॉड्स का काम होता है लो लाइट में देख पाना। हमारी आंखों में भी होते हैं रॉड्स एंड कोन्स, पर इनकी संख्या, नंबर, वो सब अलग होती है। तो जो आउल है, उल्लू है, वो इसीलिए रात को अच्छे से स्पष्ट देख पा रहा है, क्योंकि हमारी तरह उसके अंदर भी कैसा विजन है, बाइनोकुलर विजन है, और बाइनोकुलर विजन से बहुत साफ देख पाता है। आपको सोच के देखो, पक्षी होता है जो ये चील बाज वगैरह होते हैं, इनकी जो आंखें होती हैं एकदम पास पास होती हैं इस तरीके से, और एकदम पास पास हैं, इसलिए इनका बाइनोकुलर विजन इतना सटीक होता है कि ये बहुत दूर से उड़ते हुए भी छोटे पक्षी को देख लेते हैं। और जितने दूर दूर होंगी आंखें, जितनी दूर दूर होंगी, अपोजिट तरफ होंगी फेस के, वो केवल उस तरफ का देख पाएंगे, तो वो मोनोकुलर विजन बन जाता है। तो आउल जो है उसकी आंखें, उनके बीच में गैप नहीं होता, इस तरीके से एकदम पास पास होती है, इसलिए उनको बाइनोकुलर साइट होती है, बाइनोकुलर विजन बन जाता है, और रॉड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसके अलावा क्या, इट हैज़ लाइट बल्ब इन इट्स आई। देखो लाइट बल्ब, ये सब क्या ऑप्शन बनाए हुए ऑप्शन है, ये साउंड प्रोड्यूस करता है, साउंड से देखने का क्या लॉजिक है भाई, ये तो साउंड तो देख करके जो चमगादड़ है वो पता लगाता है। तो ये सिंपल सा है, थोड़ा बायोलॉजी के अंदर भी आ जाता है रोड एंड कॉन, तो ये क्वेश्चन मिक्सअप हो गया, वैसे आप उसको याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कलर ब्लाइंडनेस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग लेंस। देखो कलर ब्लाइंडनेस होती है वर्णांधता, यानी कि कलर्स साफ ही नहीं दिखाई देते हैं, दैट मीन्स रेड कलर दिख ही नहीं रहा है, ग्रीन कलर की होती है, अलग अलग तरह की होती है, प्रोटेनेपिया, ड्यूटेरोनेपिया, ट्रिटेनोपिया, अलग अलग तरह की होती है। ये कलर ब्लाइंडनेस जेनेटिक डिसऑर्डर होता है ये, यानी कि बाय बर्थ है, हमेशा रहेगा, कलर्स नहीं देख पा रहा है वो, उसका विजन ब्लर नहीं है, वो लाल रंग को लाल नहीं देख पा रहा है, ग्रीन को ग्रीन नहीं देख पा रहा है। तो जो प्राइमरी कलर होते हैं रेड, ग्रीन, ब्लू, इनसे रिलेटेड होती है ये। तो कलर ब्लाइंडनेस जन्मजात है, उस व्यक्ति को कोई सा भी लेंस लगा दो, उससे कोई करेक्शन नहीं होगा। तो ये देखो अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार, कोई भी लेंस इसको करेक्ट नहीं कर सकता, जेनेटिक डिसऑर्डर है, इनमें से कोई नहीं है। अगर हाइपरमेट्रोपिया होता तो हम कह देते इस लेंस से सही कर लो, कॉन्वेक्स से कर लो। अगर मायोपिया होता तो हम कहते कॉनकेव लेंस से कर लो। और प्रेस बायोपिया, ये सब जो बेलनाकार होते हैं, प्रेस बायोपिया नहीं, प्रेस बायोपिया के अंदर तो हम बाईफोकल लेंस यूज़ करते हैं, जो मैंने पिछली क्लास में बताया था, जिसमें एज के साथ पास का दूर का दोनों नहीं दिखते हैं, तो वहाँ पर बाईफोकल लेंस, तो इस तरह का चश्मा होता है जिसमें यहाँ पर एक अलग स्ट्रक्चर बनी हुई होती है, इसके थ्रू वो पास का देख लेंगे, इसके थ्रू दूर का देख लेंगे। तो ये जो बाईफोकल था ये प्रेस बायोपिया के लिए है। सिलेंड्रिकल लेंस किसके यूज़ करते हैं, तो एक डिजीज़ होती है आंखों की, एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, एक्सिस क्लियर नहीं दिखती है, यानी अगर नॉर्मल किसी को ए इस तरीके का दिखता है तो उस व्यक्ति को ए जो है वो इस तरीके से दिखेगा। एक्सेस जो होती है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उसमें सिलेंड्रिकल लेंस लगा लिया जाता है। तो ये जन्मजात है, जन्मजात है, तो इसको करेक्ट नहीं कर सकते किसी भी लेंस से आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटेनोपिया इज अ काइंड ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इन विच डिफेक्टेड पर्सन कांट सी द कलर। अब प्रोटेनेपिया, ड्यूटेरेनोपिया, ट्रिटेनोपिया, ये सब कलर ब्लाइंडनेस के टाइप हैं, जो मैंने आपको भी पिछले क्वेश्चन में बताया था। प्रोटेनेपिया क्या होता है,
मुख्यतः अगर बोलूँ तो रेड और ग्रीन जो होती हैं वो कलर ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता ये व्यक्ति। लेकिन अगर ब्लू भी है तो तीनों प्राइमरी कलर आ गए हैं, तो आंसर तो हमारा ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ये तीनों मेनली क्या है, ये दोनों, लेकिन ब्लू कलर भी तो प्राइमरी कलर है और वो भी इस व्यक्ति को क्लियर नहीं दिखता। तो प्रोटेनेपिया में अगर ये तीनों ऑप्शन मिल रहे हैं तो आप ये तीनों लगाओ। अदरवाइज याद रखना है जो प्रोटेनेपिया होता है उसमें मेनली रेड कलर का, अगर एक एक आपसे कलर पूछा जाए तो आप उसमें रेड कलर लगा दोगे। ड्यूटेरियनेपिया होता है उसके अंदर अगर मेनली पूछा जाए तो उसमें आप ग्रीन लगा दोगे। और जो ट्रिटेनेपिया होता है उसमें आप तीसरा कलर है ब्लू। अगर एक एक कलर पूछा जाए तो ये होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन पूछ रहा है ऑल ऑफ द अबव दे करके। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव देने का मतलब है कि हाँ ये व्यक्ति मेनली इन दोनों को और साथ में ब्लू कलर में भी उसको डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम होती है। तो तीनों ही ऑप्शन अगर एक जगह बैठे हैं तब तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। लेकिन अगर वो इन तीनों में से कोई एक कलर दे देता, यहाँ पर वॉयलेट कर देता, कुछ और कर देता, तो हम इस तरीके से चूज कर लेते हैं। तो ये प्रोटेनेपिया कलर ब्लाइंडनेस वर्णांता का टाइप है जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर है, किसी भी लेंस से हम इसको करेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कैथोड रे ट्यूब का हिस्सा नहीं है? कैथोड रे ट्यूब क्या होती है? एक ट्यूब होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स वगैरह प्रोड्यूस किए गए थे। ठीक है, मेटल की प्लेट्स थी, उस पर टकरा करके और इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस किया गया था। एक स्क्रीन लगी होती थी फिल्म, उसी पर तो पता चलेगा जा करके जब इलेक्ट्रॉन टकराए तो वहाँ से लाइट इमिट होगी। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था कैथोड रे ट्यूब का, CRT की फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब। अब वो इसके पार्ट पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा नहीं है। तो देखो सबसे पहली चीज़ फॉस्फोरस स्क्रीन, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई फिजिकल, इसमें फिजिक्स का कोई लॉजिक नहीं छुपा हुआ। फॉस्फोरस स्क्रीन, यहाँ एक स्क्रीन लगी हुई होती थी, उस पर कोई भी चीज़ आके टकराएगी तो लाइट चलेगी, क्योंकि हम आंखों से तो देख नहीं सकते, हमें तो इसी से आइडिया लगेगा। तो ये था। शेडो मास्क क्या था? बीच में एक प्लेट लगाई गई थी शेडो मास्क की। इलेक्ट्रॉन गन क्या था? इलेक्ट्रॉनों को ही तो मैंने बताया आपको कि इलेक्ट्रॉन वगैरह ही तो थे यहाँ पर सारे के सारे। अब देखो गैस प्लाज्मा, तो गैस प्लाज्मा जो थी वो इसका हिस्सा नहीं है, तो आंसर तो हमारा ये हो गया। अब इसमें मैं अगर कहूँ तो वैसे तो वैक्यूम था, मेनली वैक्यूम ही रखा गया था इसमें, लेकिन साथ में कुछ मात्रा में हाइड्रोजन गैस डाली गई थी। ठीक है, तो वैसे तो देखा जाए तो इसमें कोई गैस थी नहीं, पर कोई गैस अगर बोली गई है तो वो हाइड्रोजन थी। तो गैस का प्लाज्मा तो एक स्टेट ऑफ मैटर है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, चौथी अवस्था है, तो इसका तो कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। तो गैस प्लाज्मा यहाँ पर नहीं थी, हाँ गैस थी। वो गैस कौन सी थी? H2। और गैस फॉर्म और प्लाज्मा फॉर्म ये तो स्टेट ही अलग अलग है, तो दोनों सेम तो नहीं हो सकती। तो गैस प्लाज्मा जो है वो यहाँ पर नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर वैक्यूम था, साथ में स्मॉल अमाउंट में हाइड्रोजन गैस थी। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा इसमें लॉजिक नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज डिस्क्राइब्ड एज द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन। देखो अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसने क्या बोला कि जब मेटल की सरफेस पर अगर आप फोटोन्स गिराते हो, लाइट के फोटोन्स गिराते हो, तो लाइट के जब आप फोटोन गिराते हो किसी मेटल की सरफेस पर, तो यहाँ से ये जो सरफेस है इसके अंदर यहाँ मेटल है तो इलेक्ट्रॉन्स अंदर खूब सारे होंगे, ये इलेक्ट्रॉन सरफेस तक आएंगे और यहाँ से इमिट कर जाएंगे। ये कहलाया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। देखो नाम से है प्रकाश, प्रकाश गिराया इलेक्ट्रॉन निकले, तो दूसरा वर्ड है विद्युत। ठीक है, इसको हिंदी में बोलें तो प्रकाश विद्युत प्रभाव, इलेक्ट्रिसिटी ही तो है ये, जो विद्युत धारा बह रही है, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन निकले हैं यहाँ से। तो ये जो स्टेप था इसको अल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रूप में समझाया था, जिसमें उसने कहा था कि लाइट में पार्टिकल्स होते हैं जिनको फोटोन कहा था। तो लाइट की पार्टिकल नेचर को कौन से एक्सपेरिमेंट में समझाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने समझाया था इसको। अब ये क्वेश्चन यही कह रहा है कि इसमें कब ये इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इसकी बात की जा रही है। जब इसे गर्म किया जाता है, गर्म करने का तो कोई लॉजिक ही नहीं है, हमने तो इस पर लाइट गिराई है, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा है जब इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रॉन्स तो निकलेंगे, उस फील्ड में नहीं रख रहे हैं हम इसको, दूसरा भी गलत हो गया। इलेक्ट्रॉन ऑफ सुटेबल वेलोसिटी इम्पैक्टिंग ऑन इट, देखो स्पीड से कोई लॉजिक नहीं है कि जब आप कोई हाई स्पीड
क्योंकि हम इसकी स्पीड को कैसे चेंज करें, कर ही नहीं सकते, वो तो फिक्स है। तो लाइट जो आने वाली है उसकी स्पीड तो फिक्स है, तो हम इसकी सूटेबल वेलोसिटी से भी कोई लेना देना नहीं है इसका, क्योंकि वो तो फिक्स है। अब लास्ट बचा है लाइट ऑफ सूटेबल वेवलेंथ फॉल ऑन इट। बिल्कुल, देखो होता क्या है, ये जो लाइट आई है, ये जो फोटॉन्स आए हैं, ये इनकी वेवलेंथ होगी, कुछ इनकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। और आपको पता है कि जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। दैट मीन्स जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। तो ये हम कह सकते हैं कि जो आने वाली लाइट है, अगर उसके पास वास्तव में एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अवेलेबल होगी तो ही वो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल पाएगा। दैट मीन्स उसके पास कोई स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, उसकी कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ होनी चाहिए, तभी जा करके वो इन इलेक्ट्रॉन्स को निकाल पाएगा, अदरवाइज वो नहीं निकलेंगे। सपोज करो इस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए कोई स्पेसिफिक अमाउंट में फ्रीक्वेंसी चाहिए ही चाहिए, अगर ये फोटोन उसको दे पाया तब तो वो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, और अगर वो उसको दे ही नहीं पाया वो एनर्जी तो निकलेंगे नहीं इलेक्ट्रॉन। इसीलिए कहा जाता है एक स्पेसिफिक उपयुक्त तरंग दैर्ध्य का प्रकाश उस पर गिरना चाहिए, तभी जा करके इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। इस तरीके से पूरा मैंने थोड़ा कंसेप्ट भी बताया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था क्या, जिससे थोड़ा सा आपको याद रहे। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, किस वैज्ञानिक ने दिया था, कौन से नेचर को, जो कण नेचर था, कणीय प्रकृति, उसको समझाया था। प्रकाश का जो वेव नेचर था, तरंग वाला, तरंग की तरह चलती है प्रकाश, ये किस वैज्ञानिक ने समझाया था? तो यंग, यंग नामक वैज्ञानिक था, थॉमस यंग, उसने एक्सपेरिमेंट किया था डबल स्लिट का, उसने इस नेचर को बताया। आइंस्टीन ने इस नेचर को बताया। और किस एक्सपेरिमेंट से बताया? इस एक्सपेरिमेंट से बताया था। यंग ने किस एक्सपेरिमेंट से इसको वेव नेचर बताया था? तो उसने इंटरफेरेंस घटना जो होती है, व्यतिकरण की घटना, उससे इसको वेव नेचर का बताया था। इसीलिए हमने प्रकाश को क्या बोला है कि प्रकाश की कैसी नेचर होती है? ड्यूल, द्वैत प्रकृति। ये मैंने आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ बता दिया, तो सुन करके भी आपको याद रहेगा। तो ये सब अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? फैक्चुअल क्वेश्चन है। फैक्चुअल क्वेश्चन में कोई लॉजिक नहीं बनता, याद रखना होता है। वैज्ञानिक का नाम तो आपको याद रखना है, नरेंद्र कपानी, भारतीय मूल के। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। टेलीकम्युनिकेशन जो प्रणाली होती है उसमें ये फाइबर, आप ब्रॉडबैंड वगैरह लगवाते हो तो वो एक वायर सा, पतला सा वायर आता है, उसको कट करते हैं तो उसके आगे बहुत ज़्यादा ऐसे छोटे 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 लाइटिंग्स दिखाई देती है। वही ऑप्टिकल फाइबर, उसके थ्रू टेक्नोलॉजी लाई जा रही है, कम्युनिकेशन लाया जा रहा है, ब्रॉडबैंड, इंटरनेट, ये सब। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है, अच्छा क्वेश्चन बनता है, किस सिद्धांत पर काम करता है? तो मैंने पहले भी बताया था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। लाइट जब आएगी यहाँ से, जैसे टकराएगी, ये रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन होती है, लाइट यहाँ टकराएगी, तो परावर्तन होने के बाद लाइट टकराई, अगेन यहाँ परावर्तन होगा। तो ये देखो, ये जो घटना हो रही है, इसकी वजह से ये जगमगाता हुआ दिखता है, ये ऐसे जगमगाते हुए दिखते हैं ये, और जगमगाते हुए दिख रहे हैं तो ये लाइट हमें देखने पे ये चमकता हुआ दिखता है। जैसे याद होगा आपको, डायमंड के बारे में मैंने बताया था कि डायमंड की कटिंग ही इतनी वैल्यूएबल होती है कि लाइट जब उसमें एंटर करती है तो वो रिफ्लेक्शन करती है, और वो रिफ्लेक्शन जगह जगह जितना अच्छा रिफ्लेक्शन होगा, देखो रिफ्लेक्शन हो रहा है बार बार, लेकिन वो रिफ्लेक्शन इंटरनल हो रहा है, अंदर ही एक ही मीडियम में हो रहा है, यहाँ भी इंटरनल हो रहा है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन जब एक ही जगह बार बार अंदर ही अंदर हो रहा था, तो हीरे में भी चमक थी, ऑप्टिकल फाइबर में भी चमक है। तो याद रखना है, ऑप्टिकल फाइबर किस पर आधारित होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। और ये जो घटना है, ये टेलीकम्युनिकेशन प्रणाली में काम में लेते हैं इसको। तो डायमंड और ऑप्टिकल फाइबर याद रखना। इसके अलावा उदाहरण क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के? मिराज, रेगिस्तान में क्या दिखती है? मिराज दिखती है, मरीचिका दिखती है, वो भी इसी पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, लाइट वेव्स आर, प्रकाश की तरंगें क्या हैं? तो देखो, प्रकाश की तरंगें, बार बार हम रिपीट करते आ रहे हैं कि प्रकाश जो होता है उसकी, अगर मैं आपको दिखाऊं कि प्रकाश की तरंग किस तरीके से दिखाई देती है, तो ये अगर उसकी गति की दिशा है तो इसकी गति की दिशा के 90 डिग्री पर, यानी अप एंड डाउन, ये सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है, विद्युत क्षेत्र चल रहा है, और इसी के दूसरी तरफ, यानी कि इस स्क्रीन से आपकी तरफ बाहर या अंदर की तरफ एक और 90 डिग्री बनेगा। उसमें अगर मैं कहूँ कि ये एक चुंबकीय क्षेत्र चल रहा है, तो ये एक सपोज करो मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है, तो ये लाइट है। तो लाइट में आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो प्रकाश की जो तरंग है उसको क्या बोला गया है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। विद्युत चुंबकीय तरंग है प्रकाश, क्योंकि बाकी जो लिखी गई चुंबकीय तरंग, क्या चुंबकीय तरंग है? नहीं, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो है। तो प्रकाश तरंगें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के उदाहरण और क्या हैं? तो जो हम एक स्पेक्ट्रम बनाते हैं, इसमें इस तरफ हम गामा तरंग रखते हैं, गामा रेज रखते हैं, यहाँ एक्स रेज होती हैं, यहाँ यूवी किरणें होती है, पराबैंगनी किरणें होती हैं, यहाँ विजिबल लाइट होती है जो हमें दिख रही है, दृश्य प्रकाश। इसके इधर इंफ्रारेड होती है, अवरक्त तरंगें, फिर यहाँ पर माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। ये सारा का सारा क्या है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। तो इसमें ये जो क्वेश्चन है हमारा लाइट वेव, प्रकाश तरंगें, ये जो प्रकाश है विजिबल लाइट वाला, ये इसके बारे में क्वेश्चन है। तो इन सब में से किसी के बारे में भी पूछे वो, ये सभी की सभी क्या होंगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इनको ट्रैवल करने के लिए कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, मीडियम नॉट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु मेजर्ड द वेलोसिटी ऑफ लाइट फर्स्ट? प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था? तो देखो प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बहुत एक्सट्रीम हाई है, एक्सट्रीम फास्ट है ये। और किसने मापा था? तो रोमर वैज्ञानिक था, उसने इसको सबसे पहले कैलकुलेट किया था। फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखना है। न्यूटन ने गति के नियम दिए थे, ग्रेविटेशन था, ठीक है। आइंस्टीन हो गया, उसको मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया था, प्रकाश प्रभाव वगैरह दिया था। गैलीलियो, ये सब वैज्ञानिक है, रोमर ने कैलकुलेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश टू क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट इज? दो पास पास रखी वस्तुओं में भेद करने की क्षमता क्या कहलाती है? देखो, अगर दो वस्तुएं पास पास रखी हैं इस तरीके से, इनमें डिफरेंशिएट करके इनको देख पाना। अगर यही वस्तु हमें इस तरीके से दिखाई दे, इस तरीके से, ये, तो अभी ये जिस तरीके से हमें दिखाई दे रही है, ये इमेज है अनरिजॉल्व्ड, और ये जो इमेज है साफ साफ हमें दोनों अलग अलग दिख गई है। इसी इमेज को जब हम किसी अच्छे लेंस से देखेंगे तो ये हमें इस तरीके से दिख सकती है। इसको हम बोल देते हैं फुल्ली रिजॉल्व्ड। यानी ये क्या है? किसी चीज़ को ऐसे देख पाना, इस तरीके से देख पाना। और मैं अगर बताऊं तो कोई चीज़ अगर हमें इस तरीके से ही दिख रही है, देखो बिल्कुल ये हमें रिजॉल्व नहीं दिख रही है, बिल्कुल साफ रिजोल्यूशन नहीं है, इसका मिक्सअप है ये, लेकिन ये इसमें कन्वर्ट हो गई तो फुल्ली रिजॉल्व है, अलग अलग दिख रही हैं। तो इसको हम क्या बोल पाते हैं? इसको बोलते हैं हम रिजॉल्विंग पावर। रेजोल्यूशन जो आप बोलते हो कि इसका रेजोल्यूशन कितना है, तो ये कितनी पास पास ऑब्जेक्ट्स को क्लियर करके दिखा सकती है। जैसे मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है? एक ही ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके दिखा पाना। उसमें दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को क्लोजली प्लेस्ड, पास पास रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को डिस्टिंग्विश करने की एबिलिटी नहीं होती है, वो इसमें होती है। तो ये आपको याद रखना है होता क्या है, इस तरीके से मैं आपको बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं। जब किसी वस्तु को दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या है? When an object is kept between two parallel plane mirror, then what is the number of images formed? देखो, प्लेन मिरर होता है, ये एक प्लेन मिरर है, रिफ्लेक्शन पर आधारित होता है। लाइट आएगी, इंसिडेंट एंगल होगा और लाइट वापस रिफ्लेक्ट होगी, तो ये रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। ये दो जो एंगल होते हैं बराबर होने चाहिए, इमेज बन जाती है। ये प्लेन मिरर है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर दो प्लेन मिरर इस तरीके से पैरेलल रखे गए हैं, इनके बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उस ऑब्जेक्ट को, या कोई व्यक्ति खड़ा होगा, उसको कितनी इमेज दिखाई देगी खुद की? तो आप सिंपल सा पहले तो ये सोच करके देखो, आप जब बाल वगैरह कटवाते हो, आप शॉप में आगे बैठते हो, आपके एक आगे मिरर लगा होता है, आपके पीछे भी मिरर लगा होता है, तो ये कंडीशन बन जाती है वहाँ पे। तो आपको इमेज के अंदर, इमेज के अंदर ऐसे लास्ट तक आपको दिखाई रही होती है, इनफाइनाइट इमेजेस चल रही होती हैं। या किसी आप मॉल वगैरह में कपड़े ट्राई करने जाते हो, वहाँ पर भी इस तरह के मिरर लगे होते हैं। या जो गेम्स वगैरह अम्यूजमेंट पार्क होते हैं उनमें ऐसी अरेंजमेंट होता है, तो उससे आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज दिखती रहती है। मिरर में मिरर इस तरीके से खूब ज़्यादा दिखती है। और वैसे अगर निकालना हो तो ये इसका एक सिंपल सा तरीका होता है, 360 डिवाइड बाई θ-1, जितने डिग्री पर एंगल हो। अगर सपोज करो वो 90 डिग्री बोलता है कि दो मिरर इस तरीके से 90 डिग्री पे रखे गए हैं, तो उससे कितनी इमेजेस बनेंगी? तो अगर यहाँ पर कोई इमेज रखी जाए तो एक इमेज उसकी यहाँ बनेगी, एक यहाँ बनेगी, एक कॉमन जॉइंट पॉइंट पे बनेगी, 3 बन रही है। इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। एंगल 90 डिग्री था, हम 90 यहाँ रख लेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पैरेलल है, दैट मीन्स 0 डिग्री है, और जैसे ही हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो हमारा जो नंबर ऑफ इमेजेस हैं वो आ जाएंगी इनफाइनाइट। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारा आंसर ये होगा,
अगर 90 डिग्री रखोगे तो अलग आंसर बन जाएगा, 3 आंसर बन जाएगा। तो ये याद रखना है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो ये था इनफाइनाइट। नेक्स्ट देखते हैं, परावर्तन के नियम के अनुसार क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो रिफ्लेक्शन होता है उसके लॉज के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें पूछ रहा है। तो देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर एक ही शर्त बार बार रिफ्लेक्शन की बता रहा हूँ मेनली, कि रिफ्लेक्शन के अंदर ये दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होने चाहिए, तभी परफेक्ट रिफ्लेक्शन होता है, जो कि प्लेन मिरर के केस में, समतल दर्पण के केस में होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या ये ग्रेटर होगा? नहीं, गलत है। आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा होगा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉलर देन रिफ्लेक्शन, ये भी नहीं होगा। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, बिल्कुल, ये हम बार बार कह रहे हैं कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, ये एक अच्छी कंडीशन है, परफेक्ट रिफ्लेक्शन की कंडीशन है प्लेन मिरर की। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही कहता है कि परावर्तन कब होगा? जब ये दोनों कोण बराबर होंगे, तभी तो इमेज आपको अच्छी एकदम एक्यूरेट दिखाई देगी। तो ये हमारा आंसर हो गया सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश की गति किसमें अधिकतम होती है? स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम इन। देखो एक अच्छा कंसेप्ट है, दो टर्म्स आती हैं यहाँ पे। एक बात करते हैं हम साउंड की, साउंड वेव्स की, साउंड किस में अच्छा ट्रैवल करेगा। एक बात करते हैं जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है लाइट की। देखो याद रखना, क्या लाइट वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है? यानी लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए होता, तो बिल्कुल लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। आप ऐसे याद रख लो, सूर्य से लेके हम तक कितने बीच में वैक्यूम बैठे हैं, लेकिन लाइट हम तक आ जा रही है ना, इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए। दैट मीन्स लाइट जो है उसकी गति अधिकतम कहाँ होगी? वैक्यूम में, क्योंकि वैक्यूम में उसको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, वहाँ से वो इजीली अपनी स्पीड से जा सकती है, मैक्सिमम स्पीड रखेगी। जैसे ही गैस में आती है लाइट, थोड़ी सी वैक्यूम के कंपैरेटिवली उसकी स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि गैस के पार्टिकल उसके रास्ते में आने लग जाते हैं। तीसरे नंबर पर बारी आती है लिक्विड की। आप खुद सोचो, समुद्र की बिल्कुल थोड़ी सी गहराई तक ही लाइट जा पाती है, क्योंकि लिक्विड में जाते ही लाइट की स्पीड कम हो जाती है, और जैसे ही वो सॉलिड को क्रॉस करती है, बिल्कुल उसकी स्पीड लोएस्ट हो जाती है। तो वैक्यूम में मैक्सिमम होती है किसकी स्पीड? लाइट की। तो ये तो हमें आंसर मिल गया। अब बात करते हैं साउंड की, तो बिल्कुल ये ऑर्डर अपोजिट हो जाता है। क्यों? आपको पता है साउंड जो होता है सॉलिड के अंदर मैक्सिमम ट्रैवल करता है, क्योंकि साउंड होता क्या है? साउंड वाइब्रेशंस ही तो हैं, कंपन ही तो हैं, और ये जो वाइब्रेशंस हैं, कंपन हैं, इनको ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए, और वो मीडियम के पार्टिकल जितने पास पास सटे हुए होंगे, उतनी ज़्यादा उनके बीच से साउंड तेज़ी से ट्रैवल करेगी। जैसे ट्रेन की पटरी पर कान लगाकर सुनने से, जो ट्रेन बहुत दूर है उसका भी साउंड उस सॉलिड पटरी के थ्रू हमारे कानों तक सबसे पहले आ जाता है। तो स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम इन सॉलिड, सेकंड नंबर पे लिक्विड, थर्ड नंबर पे गैस, और वैक्यूम में तो मैं कहूँ कि ज़ीरो ही हो जाती है, वैक्यूम में तो ट्रैवल कर ही नहीं पाता है। तो इस ऑर्डर का अपोजिट हो गया। तो लाइट का पूछे तो आपको ये याद रखना है, और साउंड का पूछे तो मैक्सिमम होती है सॉलिड के अंदर। तो अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, लाल और हरे रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो लाल और हरे रंग को मिलाने से, देखो एक कलर थ्योरी होती है, कलर थ्योरी में एक ट्रायंगल होता है, उस ट्रायंगल से काफ़ी तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। वो ट्रायंगल मैं बना देता हूँ। ये तीन मैंने RGB तीनों प्राइमरी कलर बना दिए हैं। प्राइमरी कलर वो होते हैं, प्राथमिक रंग वो होते हैं जिनसे कोई भी सेकेंडरी कलर बना लिया जा सकता है मिक्सिंग से। तो प्राइमरी कलर्स हैं, इनकी जब आप मिक्सिंग करोगे तो ये कलर्स बनते हैं, येलो, शान और मजेंटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये याद ही रखना है आपको, रेड ग्रीन ब्लू से ये ट्रायंगल बन जाता है। इस ट्रायंगल से आपको क्या क्वेश्चन याद हो रहा है कि लाल और हरे रंग को, तो रेड और ग्रीन को जब आप मिलाओगे तो कौन सा कलर, इन कलर दो को मिक्सिंग करोगे आप तो बीच में कौन सा रखा है? येलो। तो येलो हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगर पूछता ग्रीन और ब्लू को मिलाने से क्या बनता है, तो सियान जो आसमानी कलर है, रेड और ब्लू से क्या बनता है? मजेंटा। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। तो ये कलर थ्योरी हमें बताती है। इस एक ट्रायंगल से काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। जब भी वो कहेगा प्राइमरी कौन से हैं, ये सब सेकेंडरी हैं, कलर जो साइड में लिखे हैं ये इनकी प्राइमरी की मिक्सिंग से बनते हैं। तो प्राइमरी कलर RGB, रेड ग्रीन ब्लू, ये प्राइमरी कलर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज परसिस्ट ऑन द रेटिना फॉर अबाउट हाउ मेनी सेकेंड्स। देखो क्वेश्चन अगर पूछे कि
जो आप साउंड सुनते हो उसका हमारे कानों का जो पर्दा होता है उस पर इफेक्ट कितने समय तक रहता है। तो ईयर पर जो हमारे सुनी गई साउंड होता है उसका इफेक्ट रहता है 1/10 सेकेंड तक, यानी कि 0.1 सेकेंड तक सुनी हुई साउंड का रहता है। ये क्वेश्चन पूछ ले कि आई की रेटिना पे जो इमेज बनती है, जो हम देखते हैं, वो हमारी इमेज बनती है रेटिना पे, वो कितने समय तक बनी रहती है और फिर हट जाती है वो, तो याद रखना आपको 1/16 सेकेंड तक बनी रहती है वो। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखना है। मैंने आपको इमेज का भी बता दिया आई के लिए और साउंड का भी बता दिया 1/10 सेकेंड के लिए, ठीक है। 1/10 सेकेंड से पहले अगर कोई साउंड आ जाता है ना हमारे कान पे, तो हम उसमें डिस्टिंग्विश फ़र्क नहीं कर पाते हैं। जैसे गूंजती हुई आवाज़ वो लगातार चलती रहती है, हमें पता नहीं चलता कब खत्म हुई कब आई। मिनिमम इतना डिफरेंस होना चाहिए हमारे कान को नई एक साउंड पहचानने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। समतल दर्पण, प्लेन मिरर जो होता है, जो कि कौन सी घटना पर आधारित है, बार बार हम बोल रहे हैं, रिफ्लेक्शन, उस पर आधारित है। तो वो प्रतिबिंब कैसा होता है, देखो याद रखो, ये क्वेश्चन सोच करके हो जाएगा। प्लेन मिरर जो होता है, जब आप उसमें आप अपने आप को देखते हो, तो आप जब प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हो, ये आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हो, तो आपको आपका फेस उसमें ऊपर ही तो दिखाई देता है उसकी इमेज में। ऐसा थोड़ी कि फेस उल्टा हो जाता है, दिखाई तो सीधा देता है। यानी इमेज कैसी होती है, सीधी होती है, हम ये कह सकते हैं। लेकिन ये जो सीधी इमेज है, क्या आपका राइट हैंड और आपका लेफ्ट हैंड उसमें एग्जैक्ट आपको राइट और लेफ्ट जगह दिखता है क्या? नहीं। आप रियल में अगर अपना राइट हैंड ऊपर करते हो तो इमेज आपको अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करता हुआ दिखता है। दैट मीन्स ये क्या हुआ, इसको हम नाम देते हैं लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, पार्श्व रूप से उल्टा, उल्टी नहीं है इमेज, लेकिन पार्श्व थोड़ी सी। वो क्या थोड़ी सी है, आपका टॉप टॉप ही रहता है इमेज में, आप ऐसा नहीं होता कि आपके पैर ऊपर दिखते हैं, ये नहीं होता, लेकिन आपका राइट और लेफ्ट बदल जाता है। इसको टर्म दिया गया है लेटरल इन्वर्जन। ये याद रखना है, पार्श्व रूप से उल्टा, की इमेज साइड बाय साइड से घूम जाती है, इस तरीके से घूम जाती है वो सिर्फ आपकी इमेज। तो ये था जो प्लेन मिरर बनाता है उसकी इमेज की प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटरल इन्वर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, if the ratio of intensity of wave is 25:9, what is the ratio of their amplitude? देखो, साउंड होता है, माइक का क्या काम करता है, माइक से जब क्लास में बोलते हैं पढ़ाते हैं, वो माइक क्या करता है, उसके साथ एक एम्पलीफायर लगा होता है, यानी कि माइक साउंड की एम्पलीट्यूड को बढ़ा देता है। एम्पलीट्यूड को हिंदी में कहते हैं आयाम। आयाम अगर बढ़ा तो साउंड बहुत दूर तक सुनता है, लाउडनेस होती है साउंड में। जैसे शेर की दहाड़ का एम्पलीट्यूड नेचुरली बहुत ज़्यादा होता है, बहुत दूर तक सुनती है। माइक को हम आवाज़ में एम्पलीट्यूड बढ़ा लेते हैं एम्पलीफायर से, तो आवाज़ दूर तक, क्लास में पीछे बैठे बच्चे तक भी पहुंच जाती है। यानी आयाम होता क्या है, तो कोई भी वेव अगर आपको इस तरीके से दिखाई देगी, तो वो जो वेव है उसका ये वाला पार्ट है कि कितना वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तय करती है। जैसे एक वेव में ये बना दूँ, एक वेव ये बना दूँ, तो ये जो ये वाली वेव है इसका आयाम ज़्यादा है, ये दूर तक जाएगी। क्यों? क्योंकि जब कोई वेव बनती है तो वो धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड कम होता जाता है और वो दूर तक जाते जाते ऐसे ख़त्म हो जाती है। तो जितना ज़्यादा हम इसको इनिशियली एम्पलीट्यूड देंगे उसकी दूरी उतनी ज़्यादा होगी। क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि इंटेंसिटी जो है उसका रेशो दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड का रेशो पूछ रहा है। तो सिंपल सा कंसेप्ट होता है कि इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है तो हम ये कह सकते हैं कि एक ये सिंपल अगर हम रेशो बना लें, ये रेशो बना लें, और क्वेश्चन ने हमें इंटेंसिटी का, तीव्रता का रेशो दे रखा है 25:9। तो अगर हम यहाँ पर 25 और 9 रख दें इसकी जगह, और इक्वल्स टू में 2 स्क्वायर है, तो आप देख सकते हो कि स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर है। ये स्क्वायर जब हम हटाएंगे तो इधर हम क्या कर दें, अंडर रूट कर दें, तो यहाँ पर A1/A2 आ जाएगा। वही ये पूछ रहा है कि आयाम का अनुपात क्या है, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड का रेशो क्या है, यानी कि ये क्वेश्चन हमसे A1/A2 ही तो पूछ रहा है। तो इस स्क्वायर को हम उधर अंडर रूट में ले जाते हैं, तो 5:3 हमारा आंसर हो गया 5:3। बस आपको याद रखना है कि एम्पलीट्यूड करता क्या है, दूर तक सुनती है साउंड, लाउडनेस ज़्यादा होती है, इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। एम्पलीट्यूड बढ़ाने से ये प्रॉपर्टी आ जाती है, दूर तक ऑडिबल हो जाता है। और एम्पलीट्यूड से ही याद रखना है एम्पलीफायर, तो उसका यही काम है। और ये एक अच्छा इनका रिलेशन है। इस क्वेश्चन ने आपको ये रेशो दिया, अगली बार कोई और रेशो दे सकता है। आपको ये अगर ये पता होगा कि इनका डिपेंडेबिलिटी क्या है इनके आपस में, तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा।
इंटेंसिटी बढ़ेगी कब? जब आप एम्पलीट्यूड बढ़ाओगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सोच के देखो, इंटेंसिटी यानी लाउडनेस, जितना एम्पलीट्यूड बढ़ाते जाओगे उतनी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, दूर तक सुनेगी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड? ध्वनि के वेग पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो देखो, टेम्परेचर अगर बढ़ाया जाता है तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो पार्टिकल्स थे, मीडियम के जो पार्टिकल्स थे, पहले ऐसे थे, रेस्ट थे। टेम्परेचर जब आपने बढ़ाया तो इनकी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा बढ़ी, ये खुद वाइब्रेट करने लग गए, कंपन करने लग गए, और वाइब्रेशन बढ़ा तो साउंड खुद भी तो वाइब्रेशन ही तो पार्टिकल्स हैं, ये सारे कण वाइब्रेट करने लग गए। इस तरीके से वो वाइब्रेट करने लग गए तो स्पीड ऑफ साउंड की हेल्प हो गई, क्योंकि वो साउंड जो है वो खुद क्या है? वाइब्रेशन है। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया आपने, स्पीड ऑफ साउंड, वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो टेम्परेचर पर तो डिपेंड करती है। ह्यूमिडिटी, बिल्कुल, बारिश के दिनों में मेंढक की टटराहट आपको बहुत साफ सुनती है, मोर की आवाज़, यानी ह्यूमिडिटी होती है उस वक्त हवा में। तो याद रखना है, हवा में अगर एयर के पार्टिकल्स आ गए हैं, तो एयर आ गई है अगर हवा के अंदर, सॉरी एयर, वाटर आ गया है, वाटर कंटेंट आ गया अगर हवा के अंदर, दैट मीन्स ह्यूमिडिटी बढ़ गई है। अब वो वाटर हेल्प भी तो करेगा, क्योंकि साउंड की जो स्पीड होती है वो वाटर में, लिक्विड में ज़्यादा होती है एयर के मुकाबले, तो ये भी ह्यूमिडिटी डिसाइड करेगा, फैक्टर बिल्कुल डिपेंड करेगा। हम कह सकते हैं कि अगर ह्यूमिडिटी बढ़ गई है दैट मीन्स वेलोसिटी बढ़ जाती है। बारिश के दिनों में स्पीड एकदम साफ, हमें साफ सुनती है साउंड। तीसरा है डेंसिटी, तो बिल्कुल डेंसिटी, गैस के लिए बताते हैं हम इसको, कि अगर आपने डेंसिटी बढ़ा दी तो स्पीड ऑफ साउंड कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि डेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या है कि पहले पार्टिकल्स दूर दूर थे, साउंड उनके बीच से इजीली ट्रैवल कर जा रहा था। अब आपने पार्टिकल्स की इतनी ज़्यादा डेंसिटी कर दी है कि वो हेल्प तो कर नहीं रहे हैं, वो तो रास्ते में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो अब यहाँ से जब साउंड जाएगा तो उसको रास्ते में ये प्रॉब्लम करेगी। आप यूँ सोच के देखो कि भीड़ में से भागना आसान होता है, या अगर कम लोग हैं उनके बीच से, तो आंसर होगा कि कम लोग हैं उनके बीच से आप इजीली भाग सकते हो। डेंसिटी बढ़ गई है मतलब भीड़ बढ़ गई है, तो साउंड अब इनके बीच में से भागने में उसको थोड़ी दिक्कत होगी, उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। तो इन तीनों पर तो डिपेंड कर रहा है। दैट मीन्स प्रेशर जो है उस पर डायरेक्टली कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, स्पीड ऑफ साउंड प्रेशर का। आप प्रेशर इंक्रीज कर लो, प्रेशर इंक्रीज करने से नो इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैच द फॉलोइंग है कि कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, हमको इनके साथ मैच करना है। देखो, पहले है स्मॉलर रेजिस्टेंस, कि छोटा प्रतिरोध। तो छोटा प्रतिरोध हमें किस कैटेगरी से मिलेगा? और एक पूछ रहा है बड़ा प्रतिरोध, ग्रेटर रेजिस्टेंस, हमें किससे मिलेगा? तो देखो, सिंपल सी चीज़ है, रेजिस्टेंस के दो तरह के कॉम्बिनेशंस होते हैं, एक को हम बोलते हैं सीरीज, श्रेणी क्रम, और एक होता है पैरेलल, समांतर क्रम। सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस को लगातार एक सीरीज में ऐसे ऐड कर दिया जाता है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और इन तीनों का जो नेट हमें रिजल्टेंट मिलता है वो मिलता है R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी सिंपली हम इसको ऐड कर देते हैं। पैरेलल में क्या होता है, तीन रेजिस्टेंस इस तरीके से पैरेलल में लगाए जाते हैं। ये देखो, ये पैरेलल में एक सर्किट बनाया है, R1, R2 और R3। इन तीनों का रिजल्टेंट नेट क्या आता है? तो वो आता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो आप देख रहे हो यहाँ कम हो गया है, वैल्यू जब इन्वर्स होकर ऐड होगी तो पैरेलल में हमेशा नेट की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? कम। और सीरीज में हमेशा क्या मिलेगी? देखो, डायरेक्टली ऐड हो गई है, वैल्यू बढ़ जाएगी। ये अगर 1 ओम है, ये 2 है, ये 3 है, तो तीनों ऐड होकर के बन गए ना 5, इंक्रीज हो गई, यहाँ पर डाउन हो जाएगी वही वैल्यू। तो सीरीज में हमें रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलता है। तो देखो, स्मॉलर रेजिस्टेंस आपको ऑब्टेन करना है, दैट मीन्स आपको रेजिस्टेंस को किस में लगाना पड़ेगा? पैरेलल में, जैसे ये रहा। आपको ग्रेटर रेजिस्टेंस चाहिए तो आपको सीरीज में आप लगा दो, श्रेणी में लगा दो। तीसरा पॉइंट है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं इसको। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? तो कंडक्टिविटी जो होती है, चालकता, उसका उल्टा होता है, उसका इन्वर्स होता है। देखो मैं बताऊं, एक होती है चालकता, वो प्रतिरोध का उल्टा, R है प्रतिरोध, C है कंडक्टेंस, चालकता, चालकता का उल्टा। एक होता है कंडक्टिविटी, जिसको सिग्मा से दिखाते हैं। कंडक्टिविटी किसका अपोजिट होता है? तो वो होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, जिसको हम रो कहते हैं। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है हमसे, ये वाला क्वेश्चन हो गया है। इसने यहाँ पर दे दिया है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी वो इसको पूछ रहा है, तो उसका रिलेशन क्या है? इन्वर्स है वो, किसके साथ?
कंडक्टिविटी के साथ, तो ये इससे मैच कर रहा है। तो हमारा A3 के साथ है, B2 के साथ है और C1 के साथ है। हमारा आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ए गैस डिपेंड्स ऑन, गैस में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है। अभी हमने फैक्टर्स बात की थी, तो याद है वहाँ पे हमने टेम्परेचर से डिपेंड बताया था, ह्यूमिडिटी से बताया था, डेंसिटी से बताया था कि स्पीड ऑफ साउंड इन पर डिपेंड करती है। ये हमने बात बोली थी। तो वही पूछ रहा है किस पे डिपेंड करता है, क्या वेवलेंथ पर? वेवलेंथ पर कभी डिपेंड नहीं करता, फ्रीक्वेंसी पर नहीं करता, प्रेशर पर नहीं करता, इन सब चीज़ों पर नहीं करता है। डेंसिटी देखो ये लिखा हुआ डेंसिटी। इंटेंसिटी ओनली नहीं, इंटेंसिटी नहीं मतलब एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी मैंने अभी बोला, इसके साथ ही फ्रीक्वेंसी इन सब चीज़ों पर नहीं डिपेंड करती। किन चीज़ों पर डिपेंड करती है याद रखना है, ओनली एंड ओनली टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, डेंसिटी बोल सकते हैं। और अगर सॉलिड्स के केस में बात की जाए तो वहाँ पर हम इलास्टिसिटी भी बोल देते हैं। तो मेनली याद रखना है कि ये फैक्टर हो गया है जिस पर डिपेंड कर रहा है। तो डेंसिटी पर डिपेंड करेगा, और वो कैसे? डेंसिटी बढ़ी तो भीड़ बढ़ गई है, भीड़ बढ़ गई है तो अब साउंड को उसमें से भागने में दिक्कत होगी, दैट मीन्स उसकी वेलोसिटी कम हो गई है। तो स्पीड ऑफ साउंड कम हो जाती है कब? गैस की डेंसिटी बढ़ने के साथ। नेक्स्ट देखते हैं। क्वालिटी इज दैट सेंसेशन ऑफ साउंड विच इज फेल्ट बाय आवर ईयर्स इज वर्च्यू ऑफ। ये कह रहा है कि ध्वनि का वो गुण, वह अनुभूति जो हमारे कानों द्वारा महसूस की जाती है, यानी क्वालिटी की बात हो रही है, क्वालिटी की। देखो एक सिंपल से 3 प्रॉपर्टी है साउंड की। अगर वो पूछेगा कि साउंड की इंटेंसिटी किस चीज़ पर डिपेंड करती है, अच्छा क्वेश्चन है बहुत। लाउडनेस बोल सकता है, ये सब चीज़ें, हिंदी में तीव्रता कह सकते हैं इसको। ये किस पे डिपेंड करता है? तो ये मैंने बताया था अभी उस क्वेश्चन में आपको कि माइक से हम एम्पलीट्यूड बढ़ा लेते हैं, एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है आयाम पर, आवाज़ का दूर तक सुनाई देना, ये हमने बात की थी। दूसरी प्रॉपर्टी होती है पिच। पिच को हम बोलते हैं तारत्व या तीखापन, कि कोई साउंड कितनी तीखी होगी। आप लोग जिस अलार्म से सुबह उठते हो वो आपके कानों में कितना चुभता है, उसकी पिच ज़्यादा होती है। और ये पिच साउंड की किस प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है? तो वो करता है फ्रीक्वेंसी पर, आवृत्ति पर। आवृत्ति क्या होता है? 1 सेकंड के अंदर तरंग जितनी बार खुद को कंपन करके रिपीट कर रही है, जैसे इस तरंग ने खुद को 10 बार रिपीट किया है और इस तरंग ने खुद को 2 बार रिपीट किया है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, यानी इसकी पिच ज़्यादा होगी। ज़्यादा पिच वाले साउंड के एग्जाम्पल क्या है? तो मच्छर की भिनभिनाहट, छोटे बच्चे की आवाज़, महिला की आवाज़, ये हमेशा हाई पिच वाली होती है। ठीक है, तो पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर। और तीसरी एंड लास्ट प्रॉपर्टी होती है क्वालिटी। आप अपने रिलेटिव्स की आवाज़ पहचान पाते हो। अगर कोई नकली आवाज़ उस जैसी मैच कर दी जाए, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ मैच कर दी जाए, फिर भी आप अपने रिलेटिव की आवाज़ पहचान लेते हो, ये कहलाता है उसकी गुणता। ये जो गुणता होती है ये किस चीज़ पर डिपेंड करती है? तो ये याद रखना है, साउंड की वेव फॉर्म पर कह सकते हैं, या हार्मनी कह सकते हैं, या उसमें मौजूद ओवरटोन्स कह सकते हैं। इनमें से जो भी आपको मिल जाएगा वो हमारा आंसर होगा। ये वो क्वालिटी है जिससे हम पहचानते हैं, हमारा ब्रेन एनालाइज करता है कि अरे ये तो हमारे अंकल की आवाज़ है, वो क्वालिटी। तो वो साउंड की वेव फॉर्म पे डिपेंड करती है। और वेव फॉर्म होती क्या है? तो देखो एक साउंड है, ये इस तरह की वेव है, एग्जैक्ट इसी तरीके की दूसरी वेव मैं ऐसे बना रहा हूँ, लेकिन हर वेव में कुछ एक स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो हमारा ब्रेन पकड़ पाता है। आप यूँ समझ लीजिए कि ये कुछ इस वेव में यूनिक था, हमारे माइंड ने पहचान लिया। वो यूनिक क्या था? वो ये चीज़ें हैं, ओवरटोन्स, हार्मनी या इसकी वेव फॉर्म। तो ये किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती, इन चीज़ों पे डिपेंड करती है, ना फ्रीक्वेंसी ना वेवलेंथ, क्योंकि वो सब तो समान है, इसमें फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सेम होती है, सिर्फ इसका वेव फॉर्म। तो देखो पहला ही ऑप्शन है हमारे पास, वेव फॉर्म ऑफ साउंड वेव। फ्रीक्वेंसी बदलते ही तो पिच डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड बदलते ही इंटेंसिटी डिपेंड करेगी। तो अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा लॉजिक था, याद रखना आपको ये। नेक्स्ट देखते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स कैन बी डिटेक्टेड बाय, पराश्रव्य तरंगों का पता किससे लगाया जा सकता है? देखो 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से लेकर के 20,000 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, ये ह्यूमंस के लिए ऑडिबल रेंज है, हम सुन सकते हैं इसको। इसको हम श्रव्य परास कहते हैं, जिसको हम सुन सकते हैं। ना इससे कम सुन सकते हैं ना इससे ज़्यादा। इससे कम वाली को नाम दिया जाता है इंफ्रासोनिक, अवश्रव्य, और इससे ज़्यादा वाली को दिया जाता है अल्ट्रासोनिक, पराश्रव्य।
तो क्वेश्चन पूछ रहा है ये जो पराश्रव्य है इनको हम किससे सुन सकते हैं? तो एक कांच की बहुत बड़ी ट्यूब होती है, उसमें बुरादा भरा होता है, पाउडर सा होता है, ये वेव जब जाती है तो ये पाउडर उठता है, स्ट्रक्चर बनाता है अपनी, इसको नाम दिया जाता है कुंड्स ट्यूब। तो हम तो नहीं सुन सकते, कुंड्स ट्यूब में इसको रीडिंग की जा सकती है, इसको पता चल जाता है यहाँ से कि ये साउंड जा रहा है, ये मूवमेंट करते हैं। तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो कुंड्स ट्यूब आपको याद रखना है कि अल्ट्रासोनिक वेव्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। चमगादड़ है वो अल्ट्रासोनिक वेव का ही यूज़ करती है ना, मेडिकल साइंस में यूज़ करते हैं इसका, अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी करवाते हैं, उसी में यूज़ होता है। इंफ्रासोनिक जो है, जो जानवर होते हैं कुछ, हाथी, गेंडा, ये इसको भी सुन सकते हैं। तो इंसानों की सिर्फ ये परास है, बाकी जानवरों पे ये भी जानवर इनका यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमें याद रखना है इतना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है इंस्ट्रूमेंट यूज टू स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ ए वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। वाइब्रेशन, कंपन, साउंड के कंपन, वो भी स्ट्रिंग में। गिटार में जो एक स्ट्रिंग होती है, तार होता है, उस पर अगर कंपन हो, तो अगर हमें उसका बिहेवियर की स्टडी करनी हो तो यूँ समझ लो एक डिवाइस आती है जिसको हम बोलते हैं सोनोमीटर। तो सोनोमीटर जो होता है एक लकड़ी का बॉक्स होता है, उस पर एक तार बंधा हुआ होता है, उस तार में कंपन किया जाता है और फिर उससे रीडिंग्स निकाली जाती हैं। तो ये फैक्ट है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। बाकी हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी मापेगा, बैरोमीटर प्रेशर के लिए है, हाइड्रोमीटर भी ये वाटर से रिलेटेड है, यानी कि इसका मतलब इन सब का अलग अलग पर्पस है। ठीक है, ह्यूमिडिटी मापेगा, प्रेशर माप लेगा, और जो डेंसिटी होती है, रिलेटिव डेंसिटी, पानी के मुकाबले कोई वस्तु कितनी ज़्यादा डेंस है नहीं है, वो हाइड्रोमीटर मापेगा। तो सोनोमीटर मापता है कि कैसे वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स में कितना उनका कंपन हो रहे हैं, वाइब्रेशंस। तो इफेक्ट है, याद रखना है, कोई इसमें ज़्यादा लॉजिक है नहीं। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन पूछ रहा है water is heated with a coil of resistance R connected to a domestic supply. The rise of temperature of water will depend on. क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बाल्टी में आप सपोज करो आपने एक रॉड लगा रखी है और वो पानी गर्म हो रहा है। तो गर्म हो रहा है, ये इस रॉड में आने वाली किस किस सप्लाई पे डिपेंड कर रहा है। तो देखो, आप सिंपल सा इस क्वेश्चन को समझना, जितना भी ये यूनिट कंजम्पशन करेगा, हमारी मीटर दिखा देगा, घर का मीटर दिखा देगा। तो हमारे घर का जो मीटर होता है वो किस चीज़ को मेजर करता है? वो एनर्जी को करता है या पावर को करता है, यानी कि ऊर्जा को या शक्ति को? आप सोच के देखो तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा कि हमारा घर का जो मीटर होता है वो एनर्जी को, ऊर्जा को मापता है, और वो भी किस में? किलोवाट आवर यूनिट होती है उसकी, जिसको हम 1 यूनिट भी कह देते हैं, इसमें मापता है। तो दैट मीन्स कि जो टेम्परेचर बढ़ रहा होगा वो इसी फैक्टर पर डिपेंड कर रहा होगा, एनर्जी पे, क्योंकि एनर्जी तो मीटर बताएगी कि कितनी एनर्जी ली है यहाँ इसने। एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पावर मल्टीप्लाई में टाइम। पावर जो होता है उसको फिर हम बोलें तो वोल्टेज मल्टीप्लाई में करंट। तो वोल्टेज और करंट यानी विभव और धारा, विद्युत धारा का गुणा कर दो, पावर बन जाती है, साथ में टाइम रखा हुआ ही है। तो ये एनर्जी का फॉर्मूला बन गया। दैट मीन्स इसको एनर्जी, ये टेम्परेचर जो पानी गर्म करेगा, ये किस किस चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है? तो ये इससे प्रोड्यूस होने वाली जो एनर्जी है वही तो रोल प्ले कर रही है यहाँ पे। यानी वोल्टेज भी चाहिए होगा हमें, करंट भी चाहिए होगी, और समय भी चाहिए होगा। इन तीनों की मदद से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, टेम्परेचर हो रहा है, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो देखो, आपूर्ति वोल्टेज यानी कि सप्लाई वोल्टेज जो है बिल्कुल उस पर करेगा। करंट पासिंग थ्रू कॉइल, ये रहा करंट आई, इस पर भी करेगा। टाइम, कितने समय के लिए वोल्टेज आपने दिया है, इस पर भी करेगा। तो ये जो तीनों हैं, इन तीनों पर ये डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड यहाँ से। तो क्वेश्चन याद रखना है कि घर के अंदर आप रेजिस्टेंस आर यानी कि रॉड यूज़ कर रहे हो, तो पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो किस चीज़ों पर डिपेंड करेगा? तो वो मौजूद एनर्जी पर करेगा। और एनर्जी का फॉर्मूला है, ये याद रखना है, पावर इंटू टाइम, या पावर को हम बोल सकते हैं वोल्टेज इंटू करंट। तो यहाँ से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, डॉपलर्स इफेक्ट इज एप्लीकेबल फॉर। डॉपलर प्रभाव किसके लिए लागू होता है? देखो, डॉपलर प्रभाव होता क्या है? आप अगर सड़क पर खड़े हो, एक एम्बुलेंस तेज़ गति से आपकी तरफ आ रही है, आप सुन करके बता सकते हो कि एम्बुलेंस आपकी तरफ आ रही है। और अगर वो आपसे दूर जाने लगती है तो आप आंख बंद करके सुन के बता सकते हो कि मुझसे दूर जा रही है। ऐसा होता क्यों है? तो सिंपल सी चीज़ है, ये अगर एक एम्बुलेंस है, ये इस तरफ अगर गति कर रही होगी तो इसका जो सायरन है उसकी फ्रीक्वेंसी, कंपन इस तरफ ज़्यादा तेज़ होंगे, क्योंकि कंपन तेज़ हो रहे हैं यहाँ पे। और जहाँ से वो दूर आ रही होगी वहाँ पर कंपन कुछ इस तरीके से होंगे। ये देखो, कंपन में कितना गैप आ गया है। 1 सेकंड में अगर मैं बोलूँ
तो यहाँ इतने कंपन हो रहे हैं और 1 सेकंड में यहाँ पे 2 कंपन हो रहे हैं। यही तो फ्रीक्वेंसी होती है। इस तरफ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रही है और आवृत्ति अगर ज़्यादा है तो यहाँ खड़ा व्यक्ति सुन करके बता देगा, क्योंकि उसको आवृत्ति पहचान में आती है सुनने में। ये घटना कहलाती है डॉपलर प्रभाव, डॉपलर्स इफेक्ट, कि चेंज होना फ्रीक्वेंसी में कब, जब जो सोर्स है साउंड का, स्रोत है, वो गति कर रहा हो। जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेन का हॉर्न सुन के बता देते हो ट्रेन आने वाली है, यही है डॉपलर इफेक्ट। तो ये देखो साउंड में तो हो रहा है, मैंने आपको दिखा दिया। क्या ये घटना लाइट में पाई जाती है? तो ये घटना लाइट में भी पाई जाती है। अब कैसे? लाइट में इस घटना को हम रेड और ब्लू शिफ्ट कह देते हैं, रेड और ब्लू शिफ्ट। अब ये रेड और ब्लू शिफ्ट क्या होता है? तो देखो, अगर मैं ये कहूँ कि ये एक लाइट सोर्स है, इससे लाइट इमिट हो रही है, ये कोई ऑब्जर्वर है जो देख रहा है इसको, यहाँ से अगर ये ऑब्जेक्ट इसकी तरफ गति कर रहा होगा तो इसको जो आने वाली, इसकी आंखों पर जो आने वाली लाइट है वो इसको ब्लू कलर में दिखाई देती है। और यही ऑब्जेक्ट अगर इस व्यक्ति से दूर जा रहा होगा तब इससे आने वाली लाइट इसको कैसे दिखाई देती है? रेड दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि जब आपको पता है कि विबग्योर होता है, जो 7 कलर है वाइट लाइट में, उन सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, सबका वेवलेंथ अलग अलग है। तो जब ये गति करेंगे दूर की तरफ तो ये जो लाइट इमिट इस व्यक्ति की आंखों तक आ रही होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी किस कलर की होगी? रेड कलर के इक्विवेलेंट होगी। और जब वो पास आ रहा होगा इसके, तब कैसी दिख रही होगी? तो ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी के मैच होगी, तो इसको ब्लू लाइट दिख रही होगी। तो यही तो हुआ कि अगर सोर्स है जो वो गति कर रहा है तो उसकी वजह से होने वाला फ़र्क फ्रीक्वेंसी में, वही क्या कहलाता है? डॉपलर। यहाँ साउंड में था फ़र्क, यहाँ लाइट में हमने देख लिया। आप खुद सोचो, कई बार एक कोई तारा होता है हमसे बहुत दूर है, उससे आने वाला लाइट हमें कभी रेड दिखाई देती है और कभी वो ब्लू दिखाई देती है। डिपेंड करता है वो आपकी तरफ आ रहा है, आपसे दूर जा रहा है। तो इसी घटना को हम बोल देते हैं डॉपलर इफेक्ट। तो ये बिल्कुल लाइट वेव में भी है, साउंड में भी है। स्पेस वेव का कोई लॉजिक नहीं है। तो देखो बोथ, अब ये बोथ किसके लिए कह रहा है? इन दोनों के लिए। हालांकि इन बोथ में तो ये ऑप्शन कई बन जाते हैं, बट ये देखा जाए तो बोथ गलत हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि वो इसको भी इंक्लूड कर सकता है ना, इन दोनों को। असली आंसर है इन दोनों का कॉम्बिनेशन। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको लाइट वेव और साउंड वेव। तो डॉपलर इफेक्ट साउंड के लिए और लाइट के लिए, दोनों के लिए पॉसिबल होता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो, मैंने आपको भी बताया, रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़ा व्यक्ति ट्रेनों के आने जाने की सीटी सुनता है। ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन ए रेलवे प्लेटफॉर्म लिसन टू द विसल ऑफ अराइविंग एंड डिपार्टिंग ट्रेन्स। अब पूछ रहा है कि क्या सभी मामलों में दोनों द सेम इन द बोथ केसेस, क्या इस वक्त उस व्यक्ति को जाने और आने में सेम सुनाई देगा? ट्रेन आने पर उच्च तीव्रता का, ट्रेन आने पर उच्च पिच का, उच्च पिच की ट्रेन जब ट्रेन प्रस्थान करती है। तो देखो, अभी मैंने आपको बताया कि जब इस तरीके से कोई सोर्स मूवमेंट करता है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है ना। फ्रीक्वेंसी क्या है? कंपनों की संख्या जो 1 सेकंड में हो रहे हैं वो बढ़ जाती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। और आपको मैंने एक पॉइंट बताया था कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो किस चीज़, फ्रीक्वेंसी की वजह से एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, और उसको हमने नाम क्या दिया था? उसको हमने नाम दिया था पिच, तारत्व। तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो अपने आप क्या बढ़ जाएगा? पिच बढ़ जाएगा। अभी पिछली स्लाइड में हमने 1-2 क्वेश्चन पहले देखा था ये, कि फ्रीक्वेंसी जो पिच है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? वो फ्रीक्वेंसी पे। और डॉपलर इफेक्ट यही तो कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, दैट मीन्स अपने आप क्या बढ़ गई है? पिच बढ़ गई है। तो क्या आने वाली ट्रेन और जाने वाली ट्रेन दोनों की पिच सेम होगी? नहीं, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस अलग अलग है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पिच ज़्यादा होगी जब ट्रेन उसकी तरफ आ रही होगी, या फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी जब ट्रेन उसकी तरफ आ रही होगी। अब हम ढूंढ लेते हैं ये सेम इन बोथ केसेस। नहीं, बोथ बराबर हो ही नहीं सकती कभी, फ्रीक्वेंसी में फ़र्क होगा ही होगा, दैट मीन्स पिच में फ़र्क होगा। हायर इंटेंसिटी, इंटेंसिटी तो डिपेंड ही एम्पलीट्यूड पे करता है, एम्पलीट्यूड। और डॉपलर इफेक्ट क्या कहता है कि अगर ट्रेन आ रही जा रही है दैट मीन्स फ़र्क किस में होगा? फ्रीक्वेंसी में। तो एम्पलीट्यूड से तो कोई लेना देना ही नहीं आया हमसे, ये तो दूर तक सुनेगा हॉर्न, वो कैरेक्टर है ये तो। ऑफ हायर पिच व्हेन ट्रेन अराइव्स, बिल्कुल ठीक है। जब ट्रेन व्यक्ति की तरफ आ रही है तो उसको कैसी सुनाई देगी? हायर पिच की, उच्च तारत्व की। क्योंकि पिच किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे, आवृत्ति पे। और आवृत्ति क्या होता है? नंबर ऑफ कंपनों की संख्या बढ़ जाना जैसे जैसे ट्रेन पास आ रही होती है। तो यहाँ खड़े व्यक्ति को ट्रेन इजीली बता सकता है वो कि हाई पिच हो रही है, दैट मीन्स ट्रेन आ रही है। तो अच्छा क्वेश्चन था, डॉपलर पर ही आधारित था। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 लॉन्ग वायर्स हैं जो करंट कैरी कर रहे हैं।
सेम डायरेक्शन में कर रहे हैं और उनको हमने एक दूसरे के पास रखा है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यानी कि दो तार हैं इस तरीके से पास पास रखे हैं, दोनों में करंट की डायरेक्शन यही है। तो देखो करंट जब जा रही होती है ना, तो करंट जब भी किसी तार में जाती है तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड की कोई ना कोई डायरेक्शन होती है, और वो जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन अगर मैं यहाँ पर निकाल लूँ, आप खुद सपोज करके देखो, अगर करंट सेम डायरेक्शन में जा रही है, यानी इनमें होने वाला जो प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड है इन दोनों सर्कल्स में, उसकी सेम डायरेक्शन होगी। मैग्नेटिक फील्ड की अगर सेम डायरेक्शन है तो इन पर एक फोर्स लगेगा, और जो फोर्स लगेगा वो इन दोनों को एक दूसरे की तरफ क्या करेगा, खींचेगा। तो ये दोनों वायर एक दूसरे की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि तार जो होंगे वो एक दूसरे के प्रति क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। देखो पहला ही मिल गया हमें, आकर्षित होंगे, अट्रैक्ट। रिपेल ईच अदर, रिपेल क्यों करेंगे भाई, जब फोर्स ही इस तरीके से जनरेट हो रहा है। और इस फोर्स की डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का रूल होता है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल होता है, उससे हम करंट की डायरेक्शन रख के, और अगर हम थंब को करंट की डायरेक्शन में करें और जो घूमने वाला हमारा जो 90 डिग्री पे अंगुलियों की दिशा होगी वो फोर्स को बता देगी। तो दोनों में सेम डायरेक्शन थी करंट की, तो हमें फोर्स की डायरेक्शन दोनों की टुवार्ड्स मिली। अब सोचो इस तार पर इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, इस पर इधर की तरफ लग रहा है, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, आकर्षित ही तो हो रहे हैं। अगर यहाँ क्वेश्चन ऐसा होता कि एक तार में करंट इधर जा रही है, एक तार में करंट अपोजिट जा रही है, अब जो इनका मैग्नेटिक फील्ड होता वो इन दोनों पर अपोजिट तरफ फोर्स लगाता, तो ये दूर हटते, रिपेल करते एक दूसरे से। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन सेम डायरेक्शन का कह रहा है। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। ये जो मैग्नेटिज्म है यहाँ पर कई तरह के रूल्स आते हैं, थंब रूल आते हैं, स्क्रू रूल आता है, तो वो सब मिला करके थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। तो ये तार आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा तीसरा ऑप्शन है तारों के बीच कोई बल नहीं लगेगा। बल तो लगेगा, यही तो बल के बारे में कहा गया था कि बल जनरेट होता है। हाँ, आप ये करंट बंद कर दोगे तो ये सब चीज़ें वापस, तार में कोई अट्रैक्शन नहीं रहेगा। ठीक है, तारों के बीच बल केवल उस समय लगेगा जब विद्युत धारा को चालू या बंद नहीं, लगातार जब रहेगी, करंट फ्लो हो रही होगी, तब भी ये लगातार फोर्स चलता रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वालिटी ऑफ अ म्यूजिकल नोट डिपेंड्स ऑन, संगीत स्वर की गुणवत्ता बोल सकते हैं क्वालिटी। तो क्वालिटी के रिगार्डिंग मैंने पहले भी बताया था आपको कि जब भी कभी क्वालिटी का क्वेश्चन आएगा तो ये साउंड की वो प्रॉपर्टी है जिससे हम उसकी वॉइस को पहचान पाते हैं। तो वो किस किस चीज़ों में डिपेंड कर सकती है, वो मैंने बताया था, हार्मनी प्रेजेंट्स, ओवरटोन्स मिल सकता है आपको, ये सब। तो देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी पर आधारित तो क्या बोला था हमने, पिच, ध्वनि का तीखा होना पिच पर डिपेंड था, तारत्व पे, वो फ्रीक्वेंसी थी। एम्पलीट्यूड, इससे इंटेंसिटी थी, आवाज़ का दूर तक जाना, लाउडनेस। हार्मोनिक्स, देखो हार्मोनिक्स साफ साफ लिखा हुआ है, हार्मोनिक्स या ओवरटोन्स हो सकता था, तो हमारा आंसर हो गया हार्मोनिक्स, जिससे हम पहचान पाते हैं कि ये साउंड किसकी है। सितार गिटार जो होता है, इनके जो डिफरेंस होते हैं म्यूजिकल नोट्स, वो क्वालिटी पे डिपेंड कर रहे होते हैं। वेलोसिटी का तो इन प्रॉपर्टीज़ में लेना देना ही नहीं है। ठीक है, तो हार्मोनिक्स या ओवरटोन्स प्रेजेंट इन म्यूजिकल नोट। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है कि लेट अस कंसीडर ए कॉपर वायर हैविंग रेडियस आर, लेंथ एल, let its resistance be R if the radius of another copper wire is 2R and the length is L by 2, what will be the resistance of the wire will be। देखो रेजिस्टेंस का जो डिपेंडेंसी होती है वो वायर की लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वायर का उसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अब ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एक वायर है, उसकी एल है और रेडियस है आर, तो ये एरिया है। तो रेडियस का मैं अगर यहाँ पर सिंपली बोलूँ कि मैं स्क्वायर कर देता हूँ, तो देखो ये फर्स्ट वाला केस ले लेते हैं हम। सेकंड जो केस है उसमें ये कह रहा है कि रेडियस को 2R कर दिया गया है, तो देखो तो इसको R डैश मान लेते हैं, और लेंथ को कर दिया गया L बाई 2, तो इस L को मैं L बाई 2 लिख देता हूँ। और A जो था यहाँ पर पुराने वाली रेडियस जो थी वो R थी, उसका हम स्क्वायर कर रहे थे इस वाले की जगह। यहाँ पर इस रेडियस का इन्होंने क्या फ़र्क कर दिया है, 2R कर दिया है, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर भी
जो ए लिखते उस ए में हम 2r का स्क्वायर कर देते हैं। तो देखो जो नई रेजिस्टेंस की वैल्यू, इस रेजिस्टेंस और ये आर रेडियस में कंफ्यूज मत होना, डिफरेंट है। तो यहाँ से क्या निकला, ये देखो L/2 और यहाँ पर हो गया इंटू 4r²। तो सिंपल सी चीज़ है, L/r² तो हमें पहले ही दिखाई दे रहा था जिसकी वैल्यू है r। तो L/r² जो है वो तो पहले वाली वैल्यू है, ये रही r। नया वैल्यू फ़र्क क्या आ गया है, तो बेस में 8 आ गया है, 4 × 2। तो देखा जाए तो मैं ये लिख सकता हूँ कि नया r जो है वो पुराने r के 8th वैल्यू के बराबर हो गया है। तो हमने कुछ भी नहीं किया है, सिंपली जो पुरानी वैल्यू थी उसमें केवल L/2 कर दिया है, और जो a में स्मॉल r, एक नॉर्मली r का स्क्वायर था रेडियस का, उसको भी तो हमने 2r कर दिया है। क्वेश्चन यही तो कह रहा है। तो एरिया जो था, तो एरिया को हमने रेडियस का स्क्वायर लिख दिया, तो ये यहाँ पे ये रिलेशन आ गया। तो जो नया रेजिस्टेंस है, नए तार का प्रतिरोध होगा वो r/8 होगा। इस तरीके से अगर ये क्वेश्चन को चेंज करता, इसको 3 कर देता, सपोज करो क्वेश्चन ने 3r कर दिया और L/3 कर दिया होता, ये नया चेंज किया होता, तो हम इस फॉर्मूले में क्या करते, L की जगह L/3 लिख देते, और यहाँ पर r का जो हमें स्क्वायर करना था वो 3r का स्क्वायर कर देते, तो 3 × 3 9 हो जाता। तो हम कह देते कि पुराने r का 9 हो गया है। इस तरीके से तो क्वेश्चन बट अभी ये है, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। जब कार की गति दोगुनी कर दी जाती है, when a speed of car is doubled, then what will be the braking force of the car to stop the same distance? यानी कोई कार जा रही है, अगर हमने उसकी गति स्पीड डबल कर दी है, तो कार को अब उसी जगह रोकना है जहां आप पहले रोकना चाह रहे थे, तो ब्रेकिंग फोर्स कितने गुना आपको लगाना पड़ेगा, ये समझना। तो मैं अगर आपको कहूँ कि एक फॉर्मूला होता है ये v² - u² = 2as, यहाँ से s से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो अब ये v क्या है और u क्या है, तो देखो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ये सब चीज़ें हैं, a एक्सेलरेशन है, त्वरण है। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, बट वो होगा फॉर्मूले से, तो थोड़ा सा ये थोड़ा डीप फिजिक्स का क्वेश्चन हो जाता है। देखना कैसे करते हैं इसको हम। यहाँ से अगर मैं दूरी निकालना चाहूँ, तो दूरी के लिए सिंपल सा कंसेप्ट, मैं इसको इधर ले आऊँगा, v² - u² अपॉन, अच्छा जो त्वरण होता है इसको मैं त्वरण ना लिख करके फोर्स इक्वल्स टू, आपको पता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि त्वरण जो है उसको मैं ये लिख सकता हूँ F/m। क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि क्वेश्चन हमें फोर्स पूछ रहा है, बल, फोर्स, तो क्यों ना मैं इसको फोर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँ। तो देखो मैंने यहाँ पर 2a त्वरण की जगह मैं एक काम करता हूँ, F/m लिख लेता हूँ। तो अब देखना, फोर्स/m लिखने से ये फॉर्मूला बन गया। अगर मैं कहूँ कि अब मुझे यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ हैं, इसको अगर मैं सिंपली कहूँ कि m ऊपर ले जाता हूँ, तो देखो ये मैं m ऊपर ले गया। गाड़ी हमें रोकनी है, तो रुकेगी जब तो v तो 0 हो जाएगा, फाइनल में तो गाड़ी रुक गई ना, तो फाइनल वेलोसिटी v 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये ऊपर चला गया, तो सिर्फ ये u² रह गया। वो माइनस का था, उसको हमने एक तरीके से, साइन का हमें यहाँ पर इतना कोई यूज़ है नहीं। तो देखो अभी तक मैं आपको सिर्फ वहाँ तक पहुँचना बता रहा हूँ कि कैसे पहुँचा है, इस कंसेप्ट कैसे बता रहा हूँ। मैं डायरेक्ट भी बता सकता था कितना हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप देखो तो कैसे समझ आता है आपको ये। अब देखो ये रिलेशन आ गया, फोर्स हमें चाहिए क्वेश्चन में, फोर्स को मैं अगर इधर ले जाऊँ तो बाकी सब वैल्यूज से हमें कोई मतलब नहीं है। तो थोड़ा सा आप देखना कि फोर्स अगर यहाँ चला जाता है, तो फोर्स और ये जो इनिशियल वेलोसिटी है इसके साथ क्या रिलेशन हो गया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि फोर्स का इस u के साथ क्या रिलेशन दिख रहा है, ये रिलेशन दिख रहा है। क्वेश्चन बहुत लॉजिकल है, बहुत चीज़ें जा रही है, मैं आपको सिर्फ काम के स्टेप बता रहा हूँ। फोर्स का इनिशियल वेलोसिटी के साथ रिलेशन मिल गया है हमें। तो यही हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कार की स्पीड को डबल कर दिया जाए, यानी अब आप देखो, अब आप इस वेलोसिटी को डबल कर दोगे तो फोर्स का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर इसको डबल कर दिया जाए, तो डबल जैसे ही करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। दैट मीन्स फोर्स कितना लगाना पड़ेगा हमें, तो फोर्स निकल करके आ जाएगा 4 टाइम्स। देखो 4 टाइम्स, 4 गुना करना पड़ेगा। अगर वो यहाँ पर कहते था 3 गुना कर दिया गया है, तो आप 3 का स्क्वायर करते 9 गुना। तो ओवरऑल मुझे आपको इस रिजल्ट तक पहुँचाना था, तो ये रिजल्ट आप याद रखना। ये निकाला कैसे, इस तरीके से, इसका ये आपके लिए यूज़फुल नहीं है, बस ये फोर्स का वेलोसिटी के साथ रिलेशन है। अब अगर क्वेश्चन सपोज करो ये कहता कि इस बार हम स्पीड को डबल नहीं कर रहे हैं, इस बार हम मास को डबल कर दे रहे हैं, यानी कि जो वेट आप समझ लो, यहाँ पर हम वेट बोलते हैं उसको,
कि कोई सामान बढ़ा दिया गया, गाड़ी में डबल वजन कर दिया गया है, तो अब आप बताओ कि अब कितना उस गाड़ी को रोकने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मैं कह देता कि अब एक काम करते हैं, हम फोर्स का रिलेशन मास के साथ देख लें। तो फोर्स इधर लाओगे आप तो मास के साथ क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। तो अगर ये क्वेश्चन ऐसे कहता कि मास को डबल कर दिया गया है, अगर ये कहता कि स्पीड को डबल नहीं किया गया है, केवल चलती हुई कार में मास हमने वजन वेट उसको डबल कर दिया गया है, द्रव्यमान को भार को हमने बढ़ा दिया है, डबल कर दिया गया है, तो लगने वाला फोर्स क्या होगा। तो देखो अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको स्क्वायर नहीं है, तो अगर आपने इसको डबल किया होता भार को तो फोर्स भी डबल हो जाता। बट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो तो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो हम आंसर आ गया हमारा इस फॉर्मूले से आ जाएगा। तो 2 फॉर्मूले हमने बना दिए, हमारा ये क्वेश्चन इससे सॉल्व हो रहा है। निकला कैसे वो मैटर नहीं करता आप लोगों के लिए, बस ये रिलेशन याद रखो, इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा डिटेल क्वेश्चन है ये, थोड़ा डीप फिजिक्स का क्वेश्चन आ जाता है, फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो, बारिश की बूंदें काफ़ी ऊंचाई से गिरती है, रेन ड्रॉप फॉल फ्रॉम अ ग्रेट हाइट। अब इसका ये पूछ रहा है कि इनके रिगार्डिंग में क्या ट्रू है, क्या सच बोल रहा है। ये देखो, दे फॉल विद दैट अल्टीमेट वेलोसिटी विच आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ड्रॉपलेट्स। तो देखो बिल्कुल पहला ही कथन बिल्कुल सही मिल गया हमें। देखो कैसे समझना आप एक चीज़ को, ऊपर से जो बारिश की बूंदें गिरेंगी उन पर नीचे उनका भार लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, पृथ्वी उनको खींच रही होगी। अब ये जो नीचे खींचा जा रहा होगा इसको, हर ड्रॉप का साइज अलग होगा, हर ड्रॉप का साइज अलग होगा। तो हर ड्रॉप का साइज अलग होगा, तो नीचे गिरती हुई वस्तु पर, नीचे तो उस पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पृथ्वी का तो बिल्कुल यही है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पृथ्वी अपने ऊपर गिरती हुई वस्तु को हमेशा इस स्पीड से खींचती है। लेकिन जैसे जैसे इनका साइज चेंज हो रहा है, हर पार्टिकल हर बूंद का, तो उस पर लगने वाला जो एयर का रेजिस्टेंस है वो भी तो अलग अलग होगा। तो अगर अलग अलग इन पर एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, क्योंकि इनका साइज अलग है सबका, लगने वाला एक्सेलरेशन तो सेम है, त्वरण तो समान है, ये वैल्यू सेम है, लेकिन इनका साइज अलग अलग है। और साइज अलग अलग है तो इन पर अलग अलग, एक तरीके से मैं कहूँ कि इनकी वेलोसिटी में फ़र्क आ जाएगा। तो इनकी वेलोसिटी में फ़र्क आ गया है। क्वेश्चन वही कह रहा है कि वो उस परम वेग से गिरते हैं जो अलग अलग बूंदों के लिए अलग अलग होता है। तो बिल्कुल अलग अलग ही तो होगा, इसकी वेलोसिटी कुछ हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी कुछ होगी, इसकी वेलोसिटी कुछ होगी। क्यों? क्योंकि तीनों गिर रहे हैं लेकिन इनका वॉल्यूम साइज अलग अलग है। साइज अलग है तो ये जो बूंद है थोड़ी धीमी गिरेगी, कारण इस पर लगने वाला नीचे से ऊपर की तरफ एक विरोधी बल भी तो कार्य करेगा। आपको पता है पानी में जो उत्प्लावन बल बुयांसी फोर्स लगता है, हवा में वो ड्रैग फोर्स लगेगा ना इन पर। जैसे पैराशूट हम क्यों यूज़ करते हैं कि पैराशूट में ज़्यादा से ज़्यादा ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ लग सके ताकि वो धीरे धीरे नीचे आए। तो हर बूंद अलग अलग इस वेलोसिटी से गिर रही होगी। हाँ, वो उनके लिए टर्मिनल वेलोसिटी बन जाएगी। तो आपको याद रखना है, दे फॉल विद दैट अल्टीमेट वेलोसिटी विच आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ड्रॉपलेट। अगला है सेम अल्टीमेट वेलोसिटी। तो देखो सबकी सेम थोड़ी हो जाएगी, और ये सब क्वेश्चन कोई लॉजिक बनता ही नहीं है इनका। वेलोसिटी इंक्रीजेज कब तक बढ़ती जाएगी भी, इंक्रीज तो होगी नहीं ना, एक टाइम के बाद टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी। हाँ, ये बात ठीक है कि वो अलग अलग वेग से गिरेंगे, सबका अलग अलग साइज है, उस अकॉर्डिंग उनका अलग अलग वेग हो जाएगा। रीज़न है ड्रैग फोर्स। तो पहला आंसर हमारा सही है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय y बराबर mt प्लस सी देन द पार्टिकल इज मूविंग विद। यानी एक जो ग्राफ की इक्वेशन होती है ये वाली, वो y बराबर एम एक्स प्लस सी, जिसका ग्राफ अगर मैं बताऊँ आपको तो कुछ ये ऐसा ग्राफ बनता है। इसमें यहाँ पर ये जो स्लोप होती है ये हम m कह देते हैं, जो इंटरसेक्ट होता है वो c होता है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ बनाया जाए और वो इस तरीके से रिप्रेजेंट उसको किया जाए, तो जो पार्टिकल जा रहा होगा उसकी कांस्टेंट स्पीड होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, ये क्या होगा। तो देखना, तो ऐसा समझ लो कि वेलोसिटी और टाइम के बीच में हम ग्राफ की बात कर रहे हैं, वेग और समय। तो थोड़ा सा देखो कि अगर मैं ये कहूँ कि वेग और समय के बीच में एक स्ट्रेट लाइन हमें मिल रही है मेनली, ठीक है, तो यूँ समझो ना कि आप कुछ भी इनमें चेंज कर रहे हो। देखो v और t, वेलोसिटी और टाइम का रेशो, यही तो मैं कहता हूँ इनमें अगर कुछ चेंज होगा तो यही तो एक्सीलरेशन बन जाता है, त्वरण बनता है ये।
और यहाँ ये कह रहा है कि इनमें कोई मतलब ये डायरेक्टली सीधा जा रहा है, इनमें कोई फर्क करने में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, थोड़ा सा आप इसको बढ़ा रहे हो वो भी बढ़ जा रहा है, यानी लगातार बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन है जो वो क्या है, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब क्या है कि वस्तु गति कर रही है, रुकी भी नहीं है, लेकिन उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। इसी को तो हम कहते हैं कि वस्तु एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंदर चल रही है। क्या कांस्टेंट स्पीड है? नहीं। क्या कांस्टेंट वेलोसिटी है? नहीं। टाइम के साथ वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो देखो ये क्वेश्चन जो है वेलोसिटी और टाइम का दिया गया है, और वेलोसिटी टाइम का रिलेशन किसको बताता है? हमेशा एक्सेलरेशन को बताता है। और ये इक्वेशन बता रही है कि यहाँ पर जो एक लाइन बन रही है वो स्ट्रेट है। स्ट्रेट है दैट मीन्स कि क्या चीज़ है, कांस्टेंट क्या है, इनका रेशियो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट रेशियो इनका क्या होता है, एक्सेलरेशन ही तो कहलाता है। तो ये हो गया कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो गया। वेरिंग एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्यों? उसमें ये स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती हमें। अगर वेरिंग एक्सेलरेशन आता तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती, पर ये इक्वेशन बता रही है हमें जो दी हुई है कि दैट मीन्स ये ऐसे बिहेव कर रही है कि आप थोड़ा इसको बढ़ा रहे हो, टाइम के साथ वेलोसिटी एक रेशियो में बढ़ रही है, फ़र्क डिफरेंस है, वो ज़ीरो रहेगा, तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन। नेक्स्ट देखते हैं, द फंक्शन ऑफ ए बॉल बेयरिंग इन अ व्हील। एक पहिए में बॉल बेयरिंग का क्या कार्य होता है? देखो समझना थोड़ा सा कंसेप्ट। ये एक बॉडी है, इसको अगर आपने किसी सरफेस पर रखा हुआ है, अब आप अगर इस पर एक फोर्स लगाते हो यहाँ से यहाँ, आपने एक बल लगाया, क्या ये वस्तु इजीली खिसक जाएगी? तो ये वस्तु इस पर खिसकेगी, लेकिन इसकी जो ये सरफेस है, ये सरफेस इसकी गति करने की विपरीत दिशा में एक बल लगाएगा, जिसको हम कहते हैं क्या, घर्षण बल, फ्रिक्शन। सोचो ये पहला था, इसको हम बोलते हैं रुकी हुई वस्तु को खिसकाना, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण। दूसरा केस में ये कह दूं कि अगर हम इस वस्तु के बॉटम में टायर्स लगा दें, तो अब आप इस वस्तु पर जो फोर्स लगाओगे तो ये तुलनात्मक रूप से पहले केस के मुकाबले इजीली लुढ़केगी, आसानी से लुढ़केगी। ये कहलाता है इस वक्त रोलिंग फ्रिक्शन, इसको कहते हैं लोटनी घर्षण। अब समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। बॉल बेयरिंग, जो पहिए होते हैं उनमें, या मैकेनिकल जो मशीनरीज होती है उनमें बॉल बेयरिंग का यूज़ क्यों किया जाता है? तो बॉल बेयरिंग इस तरीके से, बॉल बेयरिंग ये काम करती है, रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर देती है किसको, स्टैटिक। या अगर ये वस्तु रुकी हुई थी जब तो स्टैटिक था, इसको जैसे ही मैंने खिसकाना स्टार्ट कर दिया तो अब वो जैसे ही गति कर रहा है, तो अब वो फ्रिक्शन क्या बन गया था, काइनेटिक फ्रिक्शन बन गया था। स्टैटिक होता है रुकी हुई वस्तु में, काइनेटिक होता है जब ये गति कर रही होगी, तो काइनेटिक। तो काइनेटिक को अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ इस वाले में, रोलिंग में, तो काइनेटिक क्या होगा, सूखी फर्श पर अगर ये बॉक्स घसीट के रगड़ रहा है, चल रहा है, तो उस दौरान ज़्यादा घर्षण होता है। रोलिंग में कन्वर्ट करती है वो कम हो गया। तो देखो, क्या घर्षण बढ़ाना है? बढ़ाना तो नहीं है, हमें घटाना है, तभी तो वस्तु इजीली मूव करेगी। टू कन्वर्ट काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन, तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर ये जो वस्तु खिसकाई जा रही थी ये काइनेटिक फ्रिक्शन में थी, गतिक घर्षण में थी, जो कि ज़्यादा होता है किससे, रोलिंग से। तो हम अगर इसको इसमें कन्वर्ट कर दें रोलिंग में, इसका मतलब वस्तु अब आसानी से उस पर लुढ़क सकती है। तो ये हो गया। क्या स्टैटिक को हम काइनेटिक में कन्वर्ट कर रहे हैं? नहीं, हमें बॉल बेरिंग का काम है, तो बॉल बेरिंग तो रोलिंग का यूज़ करता है। दैट मीन्स आपको क्या आंसर मिल गया, टू कन्वर्ट काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। तो ये हमारा बॉल बेरिंग का यूज़ है, ताकि वस्तुएं आसानी से लुढ़क सकें, आसानी से गति कर सकें, घर्षण को कम ही तो करना है हमें। तो ये है चौथा ऑप्शन, देखो बस सुविधा के लिए, तो ये सब बनाए हुए ऑप्शन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक एथलीट लाभ पाने के लिए लंबी कूद से पहले दौड़ता है। देखो, एन एथलीट रन्स बिफोर लॉन्ग जंप टू गेट एडवांटेज। आपको पता है कोई एथलीट जब लॉन्ग जंप करना चाहता है तो पीछे से दौड़ता हुआ आता है और फिर जंप करता है। क्वेश्चन पूछ रहा है वो ऐसा क्यों करता है? तो देखना, मोमेंटम एक टर्म होती है, संवेग कहते हैं जिसको, मोमेंटम, पी से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। वो होता है वस्तु का मास इनटू वस्तु की वेलोसिटी, ये कहलाता है, पी सिंबल है मोमेंटम का, संवेग का। संवेग में, संवेग को यूँ समझना, सिंपल सी चीज़, एक साइकिल जा कर के दीवार से भिड़ती है। पहला केस समझना, साइकिल की स्पीड में रफली कोई भी मान लेता हूँ, मान लो 100 किलोमीटर पर आवर। एक साइकिल जाके इससे भिड़ती है दीवार से। दूसरे केस में इसी स्पीड से एक ट्रक जाके भिड़ता है। दोनों में दीवार को डैमेज किस पे केस में होगा,
तो आप कहोगे जब ट्रक भिड़ेगा तो होगा। क्यों होगा? स्पीड तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, स्पीड तो सेम थी ना, फिर क्या हुआ? तो आप कहोगे स्पीड के साथ में इन दोनों वस्तुओं का जो मास था, ये साइकिल का मास है और जो ट्रक होगा उसका मैं मास कहूँ तो इतना ज़्यादा होगा। इन दोनों का गुणनफल नहीं तो इस पर इम्पैक्ट किया। ये जो इम्पैक्ट था यहाँ, ये कहलाता है मोमेंटम। यानी मोमेंटम में आप वेलोसिटी के साथ साथ किसको लेते हो? उस ऑब्जेक्ट के मास को भी लेते हो। तो अब देखना, अगर मैं ऐसा कहूँ कि वो जो एथलीट दौड़ रहा है, वेलोसिटी उसका पास कुछ मास है, कुछ वो वेलोसिटी गेन करना चाह रहा है, ताकि वो मैक्सिमम क्या चाहता है? मोमेंटम। तो मोमेंटम चाहने के लिए जब वो दौड़ रहा है तो उसको क्या, देखो ऑप्शन देखो, क्या फ्रिक्शन चाहिए? फ्रिक्शन से तो उसको प्रॉब्लम ही होगी। मोमेंट ऑफ ए फोर्स, एक बल का क्षण नहीं, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, ये सब ऐसा तो कुछ होता भी नहीं, सिद्धांत है ये तो। देखो इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया को मैं अगर सिंपली बोलूँ, इनर्शिया और कुछ नहीं होता है, इनर्शिया मास ही होता है, द्रव्यमान को ही कहा जा रहा है इनर्शिया। तो ऐसा क्यों कर रहा है वो? क्योंकि उसको इनर्शिया ऑफ मोशन, गति की जड़ता चाहिए। तो मैंने जो यहाँ देखो, यहाँ दिखाया आपको कि ये जो मास है, इनर्शिया, ये यही तो है। तो वो व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि इसको इनर्शिया चाहिए मोशन का, जिसको ये रहा मास, और ओवरऑल उसको क्या चाहिए? मोमेंटम पाना है। मोमेंटम उसको चाहिए, संवेग उसको प्राप्त करना है, ताकि वो दौड़ती हुई आती हुई स्पीड को इफेक्टिवली आगे जंप में कन्वर्ट कर सके। तो इनर्शिया ऑफ मोशन जो है, इनर्शिया को हम मास ही कहते हैं, और ये रखा हमारे मोमेंटम के फॉर्मूले में मास। तो ये हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द स्लोप ऑफ ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। देखो अभी हमने किया था कि मैं अगर एक ग्राफ बनाऊं, ठीक है, वेलोसिटी और टाइम के बीच, तो आप सपोज करो ये एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है हमें, यहाँ जो इसका स्लोप होता है वही तो पूछ रहा है, स्लोप। अब स्लोप को मैं सिंपली कह सकता हूँ कि ये डिफरेंस ही तो है कुछ समय का। तो ये जो स्लोप होती है, स्लोप को हम स्मॉल m से दिखाते हैं, वो क्या होगी? तो वो इन दोनों का रेशो, तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, ये कहलाती है ढलान, स्लोप। तो इनका जब रेशो लिया जाता है तो निकल करके आता है त्वरण, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की क्या डेफिनेशन है? इस समय के साथ होने वाला वेलोसिटी में बदलाव, ये डेल्टा बताता है बदलाव, डिफरेंस को, ठीक है। इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, डेल्टा वी को वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन में डेल्टा टी को लिख सकता हूँ इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम जो फाइनल लास्ट में लगा, माइनस जो आपने शुरू किया था इनिशियल टाइम। तो डिफरेंस ही तो है दोनों का, और इनका रेशो ही होता है त्वरण, एक्सेलरेशन। तो स्लोप का मतलब है इन दोनों का रेशो, और इन दोनों का रेशो किसको दर्शाता है? एक्सेलरेशन को। ये लो, जैसे कोई अगर बोले, आपको पता है कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ऐसे ही एक्सेलरेशन बराबर ये जो स्पीड है इसका वेलोसिटी फैक्टर है, तो अपॉन में टाइम। तो ये फॉर्मूला इनसे बना है, वैसे एक्सेलरेशन इसके रेशो से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेल की पटरियाँ वक्र पर बांकी, यानी कि रेल के जो ट्रैक होते हैं वो बैंक क्यों कर दिए जाते हैं कर्व पे, किनारों पे? आप यूँ समझना कि जो कर्व आते हैं, मोड़ आते हैं, ये ऐसे मोड़, हम कार से एग्जांपल समझते हैं। जब आप कार सीधी सड़क पे चला रहे होते हो, सड़क एकदम फ्लैट होती है, लेकिन अचानक से जब कोई मोड़ आता है ना, तो ये जो घूमने वाला इलाका है, गाड़ी जब यहाँ से यूँ टर्न करेगी तेज़ गति पे, तो ये जो गाड़ी है, यहाँ किनारे से ये सड़क थोड़ी सी ऊपर की तरफ उठा दी जाती है। क्यों किया जाता है? क्योंकि आपको पता है कोई भी वस्तु जब वक्र पथ पर गति करती है तो उसको केंद्र की तरफ एक बल लगता है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। हिंदी में इसको कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। ये अभिकेंद्रीय बल किसी भी वस्तु को घुमाए रखने के लिए आवश्यक होता है, और घुमाए रखने के लिए आवश्यक होता है, अच्छा एक ये बल होता है, एक दूसरा बल होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल, उससे कंफ्यूज मत होना। वो क्या लगेगा? वो ये जब गाड़ी घूम रही होगी तो अंदर बैठे व्यक्ति पर बाहर की तरफ एक धक्का लगता है, वो बाहर की तरफ, केंद्र से दूर की तरफ, वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहाँ हम बात कर रहे हैं सेंट्रीपिटल की। तो देखो सेंट्रीपिटल जो फोर्स होता है ना, उससे आपको याद रखना है कि होता क्या है कि ये जो वजन होता है, अगर मैं कहूँ एक सिंपल वस्तु है, स्ट्रेट पर रखी गई है, तो ये इसका वजन है, ये एक नॉर्मल अपोजिट की तरफ फोर्स लग रहा है, वजन हमेशा नीचे लगता है, ये रुकी हुई वस्तु है। अब अगर इसी को मैं एक स्लांट एंगल पर रख दूं, आप देखना, ये रख दिया, तो अभी भी इस वस्तु का जो वजन है, आपको पता चला नॉर्मल तो ये होगा, और
इस वस्तु का यहाँ से मैं कहूँ कि ये वस्तु इस तरफ भी तो इसकी स्लाइड पर खिसकने वाली होगी, तो इधर एक इफेक्टर जा रहा होगा। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट फैक्टर है वो कहाँ होगा, वो यहाँ होगा। तो देखो ये जो रिजल्टेंट फैक्टर है, ये वस्तु नीचे स्लाइड ना कर जाए, तो इसका रिजल्टेंट फैक्टर है इस एंगल पर, इसका वेट नीचे की तरफ होगा ऐसे। तो ये इन दोनों का नॉर्मल और जो ये इसका वेट का जो एक था हॉरिजॉन्टल जो ये बन रहा है, एक्सिस बन रहा है, इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो वेट का, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स जो मैंने बताया ये यहाँ लग रहा है, इसको बैलेंस ही तो करता है ये, तभी तो ये स्टेबल रह पाएगी इस एंगल पे। तो जब गाड़ी एक सड़क के किनारे पर यूँ चल रही होगी तेज़ गति से, तो वो क्यों हम इसको उठा देते हैं, ताकि इनका जो हॉरिजॉन्टल एक कंपोनेंट था वो इस सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसके साथ तालमेल खा लेगा। तो इसीलिए थोड़ा सा ये एक मतलब ज़्यादा डिटेल लॉजिक है फिजिक्स का। आपको सिंपली क्या याद रखना है कि देखो नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तो कोई बात ही नहीं है, वो तो बाहर की तरफ लगता है, वो तो अवे फ्रॉम सेंटर लगता है। नो फ्रिक्शनल फोर्स में बी प्रोड्यूस बिटवीन द ट्रैक्स एंड द व्हील ऑफ द ट्रेन। फ्रिक्शन का, घर्षण का भी कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि आप तो किनारों पर ट्रेन की पटरियों को उठा रहे हो। नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, अब देखो सेंट्रीपिटल आया है, दैट मीन्स यहाँ से हमारा आंसर हो सकता है कि अपकेंद्रीय बल जो केंद्र की तरफ लगता है, अभिकेंद्रीय बल, वो ऑब्टेन किया जा रहा है फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टू द वेट ऑफ द ट्रेन। बिल्कुल ठीक है। देखो तो आंसर तो हमारा ये हो गया सी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है किसका, वेट का। देखो वेट नीचे लग रहा था यहाँ पर जैसे ही ये चीज़ एंगल पे आई है, तो ये जो एक कंपोनेंट नहीं, वेट जो इधर गिर रहा था इसी का तो एक कंपोनेंट बन गया, ये इसी को बैलेंस कौन कर रहा है, सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये इस वजह से उठा दिया जाता है ताकि इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेट ऑफ द ट्रेन को सेंट्रीपिटल फोर्स वहाँ से मिल जाए, ठीक है, ट्रेन नीचे ना गिर जाए। ये सब फालतू के ऑप्शन है। तो थोड़ा सा ये लॉजिकल क्वेश्चन है, दो तरह के फोर्स हैं। पहले थ्योरी में अगर अच्छे से पढ़े हुए होंगे तो ही ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होगा इस क्वेश्चन का, अदरवाइज छोटे मोटे डाउट्स रह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, What is the net force experienced by a bar magnet placed in a uniform magnetic field? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए छड़ चुंबक द्वारा अनुभव किया जाने वाला शुद्ध बल क्या होता है। देखो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो देखो एक समान मैग्नेटिक फील्ड मैं आपके सामने बना के दिखाता हूँ। ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। अब आप कुछ सोचो, मैग्नेट जो होती है, बार मैग्नेट ये होती है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। क्वेश्चन कह रहा है अगर आप इसको यहाँ पर आप बैलेंस करते हो रखते हो, देखो सपोज करो मैंने ये रखा, एक नॉर्थ है एक साउथ है, दो पोल हो गए। तो पूछ रहा है इस बार मैग्नेट पर जो नेट फोर्स होगा, इसको जो फील होगा इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, ये जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वजह से इस पर क्या फोर्स होगा। तो सीधी सी चीज़ है, आप खुद सोचो, ये जो बार मैग्नेट है ये खुद को इस आने वाला जो ये मैग्नेटिक फील्ड है इससे क्या कर लेगी, एक नॉर्थ है और एक साउथ है, दोनों पर अपोजिट लगता है। तो मैं यूँ कहूँ कि एक ही चीज़ पर दो इफेक्ट हैं, दोनों अपोजिट हैं, तो क्या होगा उनका रिजल्टेंट, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो बार मैग्नेट है ये खुद को इस तरीके से अलाइन कर लेगी इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पर कि इस पर लगने वाला फोर्स शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कारण अपोजिट पोल्स हैं, और अपोजिट पोल है तो अपोजिट बिहेवियर करेंगे वो। तो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये अपोजिट बिहेवियर करेंगे और इन पर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाएगा, शून्य, और ये अलाइन हो जाएगी। अगर सपोज करो मैग्नेट पे दोनों सेम पोल होते तो शून्य नहीं होता, फिर ये मैग्नेट किसी एक तरफ डाइवर्ट हो जाती। लेकिन अभी क्या है, नेचुरल मैग्नेट में दो पोल हैं, दोनों अपोजिट है, तो वो अलाइन हो जाएंगे, दोनों का इफेक्ट एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो हमेशा कोई फोर्स नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक वस्तु दूरी तय करती है जो समय के वर्ग के सीधे अनुपातिक होती है, इसका त्वरण क्या है। एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका एक्सीलरेशन क्या होगा। तो देखना, अगर मैं ये कहूँ, क्वेश्चन कह रहा है कि जो डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू स्क्वायर ऑफ द टाइम। ये देखो ये रिलेशन कह रहा है कि डिस्टेंस है वो टाइम के स्क्वायर के समानुपाती है। तो पूछ रहा है इसका त्वरण क्या होगा। तो देखो जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन होते हैं, अवकलन और समाकलन, उसकी हेल्प से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखो कैसे, याद नहीं रख सकते, रट नहीं सकते। देखो क्या करना है,
अगर यहाँ पर मैं ये साइन हटाता हूँ तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है k, तो ये हो गया KT²। अब एक काम करते हैं, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं। तो मैं अगर ये कहूँ कि ds/dt, dt लगाते ही अवकलन कर दिया हमने इसका, बराबर यहाँ पर आ गया ये 2KT। अब देखना, ये जो ds/dt है इसको मैं क्या वेलोसिटी कह सकता हूँ? देख के देखो आप, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। तो यही तो है ये। तो अब मैं इसको ये कन्वर्ट कर देता हूँ, तो एक तरीके से मैं इसको ये लिख देता हूँ, आप सपोज करके देखना कि ये हो गया है अब dv, डिस्टेंस, ये वेलोसिटी हो गया ये। और वेलोसिटी के बेस में मैं ये वाला टाइम ले जाऊँ, सपोज करो मैं ये वाला टाइम यहाँ से उठा करके मैं यहाँ ले गया, तो एक ये समझ लो आप, तो यूँ समझ लो ये रहा, ठीक है। पहले मैंने इसको v में कन्वर्ट किया, और v के बेस में जब मैं ये वाला t ले गया तो ये dv/dt हो गया। और dv/dt इसी को तो हम बार बार एक्सेलरेशन कहते आ रहे हैं कि वेग में परिवर्तन की दर। तो एक्सेलरेशन बराबर 2k। क्या यहाँ पर इस फॉर्मूले में कुछ भी आपको ऐसी चीज़ दिख रही है जो एक्सेलरेशन किसी ऐसी वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है जो चेंज हो सकता हो, यानी कि टाइम हो गया या कुछ भी और? k तो खुद कांस्टेंट था, 2 खुद न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, इसलिए क्या एक्सेलरेशन कभी भी चेंज होगा इस केस में? तो नहीं। दैट मीन्स एक्सेलरेशन क्या आ गया है? कांस्टेंट आ गया है। अगर यहाँ पर साथ में सपोज करो t होता या कुछ और होता तो हम कहते हैं अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, इस t पे डिपेंड करेगा, जैसे जैसे t चेंज होगा वैसे वैसे ये चेंज होगा। बट ऐसा तो कुछ है नहीं यहाँ पे, ये दोनों कांस्टेंट्स हैं। दैट मीन्स एक्सेलरेशन क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो ये अवकलन मैंने डायरेक्टली आपको बताया है, मैथमेटिकल फॉर्म में अवकलन वगैरह कैसे होते हैं, तो वो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो थोड़ा सा डिटेल का क्वेश्चन आ गया, ये डीप फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये होगा ये इसी तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं, मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन विच फैक्टर? मोमेंटम याद होगा, मैंने आपको अभी संवेग का फॉर्मूला बताया था, मास गुणा में वेलोसिटी। तो देखो ये फॉर्मूला होता है संवेग का। तो मास आ रहा है, वेलोसिटी आ रहा है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्पीड, यानी वेलोसिटी ले लें हम यहाँ, स्पीड ही तो है ये वेलोसिटी। क्या वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट आया क्या? तो वॉल्यूम तो नहीं है फॉर्मूले में, ये दोनों है, तो हमें वो ऑप्शन ढूंढना है जिसमें ये दोनों हो। फॉर्मूला ये रहा, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, मास इंटू वेलोसिटी। तो ये संवेग का सूत्र याद रखना है, मास गुना वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बार मैग्नेट इज करेक्ट? बार मैग्नेट क्या होती है? बार मैग्नेट वही अभी जो मैंने आपको बताई थी, नॉर्थ साउथ, बार मैग्नेट की बात कर रहा है, 2 ध्रुव होते हैं। अब ये देखो इसके बारे में क्या कह रहा है। पहला, तो पोल स्ट्रेंथ ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट इज लार्जर दैन दैट ऑफ साउथ। ये कह रहा है इस पोल की स्ट्रेंथ साउथ से ज़्यादा होती है। तो ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता, बराबर होते हैं दोनों, एक से इमिट होता है, एक में एब्जॉर्ब हो जाता है, तो बराबर होती है। तो पहला गलत हो गया। जब छड़ चुंबक के टुकड़े उसकी धुरी के लंबवत 2 भागों में किया जाता है तो ध्रुव अलग हो जाते हैं। ये कह रहा है कि अगर आप मैग्नेट को बीच में से तोड़ दो तो उसके दोनों ध्रुव अलग अलग हो जाएंगे, कि एक नॉर्थ रह गया एक साउथ रह गया। क्या ऐसा होता है क्या? ऐसा भी नहीं होता है। तो होता क्या है कि जब आप एक बार मैग्नेट को तोड़ते हो, अब ये 2 मैग्नेट में कन्वर्ट हो गई है, 2 टुकड़े बन गए इसके, और ये दोनों टुकड़ों में इस तरीके से नॉर्थ साउथ 2 टुकड़े बन गए हैं इसके। आपको समझ आया? दैट मीन्स 2 इंडिपेंडेंट मैग्नेट बन जाती है अगर कोई एक मैग्नेट टूटती है तो देखो तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, जब एक छड़ चुंबक के टुकड़े उसकी अक्ष के समद्विभाजी 2 भागों में बांटा जाता है तो 2 नए छड़ चुंबक बन जाते हैं। बिल्कुल, ये देखो 2 नए छड़ चुंबक बन गए हैं, 2 बार मैग्नेट बन गए हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा तीसरा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है, इन द फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी u प्लस वी बाई 2, u इज द, देखो u प्लस वी अपॉन में 2, यहाँ पे पूछ रहा है u क्या है। तो देखो हम बार बार मैं आपको बताता आ रहा हूँ, डायरेक्टली हम ये देख सकते हैं कि औसत का जो सूत्र होता है, औसत के अंदर ये इनिशियल और फाइनल होता है। तो मैंने आपको बार बार बताया था कि u जो होता है वो हम पहले भी लेकर के चले थे, ये इनिशियल वेलोसिटी थी, एक हमने न्यूमेरिकल भी किया था, और v होती है वो फाइनल थी। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि u जो है वो क्या है, वो है प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी। तो ये है इनिशियल वेलोसिटी, ये रहा। तो u की वैल्यू पूछ रहा है, बस u को किसको, सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी इफ हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज 4 टाइम ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। तो देखो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन वो होता है जिसमें आप किसी वस्तु को, जैसे आप भाला फेंकते हो, भाला ग्रेविटी के अंडर इस तरीके का मूवमेंट फ्लो करके शो करके और गिर जाता है वापस, ये प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। तो इसमें ये जो डिस्टेंस होती है ये कहलाती है आर, रेंज पर आस, और ये जो अधिकतम हाइट ली जाती है ये होती है अधिकतम हाइट, इसकी ऊंचाई। तो क्वेश्चन यही कह रहा है, तो क्वेश्चन ने देखो सिंपल सा आपको एक रिलेशन दे दिया कि जो रेंज है वो 4 टाइम ऑफ इस मैक्सिमम हाइट, ये दे दिया, रेंज बराबर 4 टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। अब ये होती क्या है, तो देखो रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, और हाइट जो होती है उसका फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। देखो फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल दे दिया इन्होंने डायरेक्टली। अब देखो क्या करना है, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, जी से जी कैंसिल आउट हो गया, तो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल कर दिया हमने, तो अब बचा क्या, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2, ठीक है, तो ये 2 से 2, तो हमारे पास आ गया साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन 2 थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे साइन थीटा से एक पावर इसकी कैंसिल आउट हो गई, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो कॉस थीटा और साइन थीटा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि कॉस थीटा और साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, टेन थीटा, और अगर टेन थीटा 1 मिल रहा है दैट मीन्स थीटा कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन था कि आपको रेंज का फॉर्मूला भी याद हो, हाइट का फॉर्मूला भी पता हो, तब जाकर के आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। और एक बार अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से, मैथमेटिकल वैल्यूज से आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। साइन अपॉन कॉस बराबर टेन थीटा, जो कि 1 हो गया, 1 आ गया इस फॉर्मूला से, थीटा आ गया है 45 डिग्री। तो ये एक न्यूमेरिकल है, इसमें कोई लॉजिक नहीं बनता, बस आपको मैं बता सकता था कि रेंज क्या होती है, हाइट क्या होती है, कैसे निकाली जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, एन ऑयल ड्रॉप स्प्रेड्स ओवर वाटर बिकॉज, तेल की बूंद पानी के ऊपर फैल क्यों जाती है। देखो अगर ये क्वेश्चन होता ना कि तेल और पानी की लेयरिंग अगर हम करते हैं तो उनमें तेल ऊपर क्यों रहता है, तब तो आप आंसर देते हैं कि तेल की डेंसिटी क्या होती है, पानी से कम होती है, इसलिए वो पानी के ऊपर रहता है। क्वेश्चन कह रहा है क्यों फैल जाता है, स्प्रेड करता है। तो याद रखना है कि पानी की जो, मैं एक लॉजिक बताता हूँ, पानी की जो ड्रॉप्स ये शेप लेती हैं गोलाकार, ये लेती हैं उसके हाई सरफेस टेंशन, उच्च पृष्ठ तनाव के कारण वो अपनी शेप को सबसे कम टच करवाना चाहता है सरफेस के साथ, तो सबसे कम सरफेस एरिया वाली शेप होती है हमेशा स्फेयर। अगर हम पानी को गर्म कर दें, उबाल दें, तो पानी की सरफेस टेंशन कम हो जाती है और वो इस सरफेस पर इस तरीके से फैल जाता है। यानी सरफेस टेंशन को कम करोगे तो जो भी ऑब्जेक्ट है वो स्प्रेड करेगा, फैलेगा। और ये यही कह रहा है कि ऑयल पानी की सरफेस पर क्यों स्प्रेड करता है, इसका मतलब ऑयल की जो सरफेस टेंशन है वो तुलनात्मक रूप से काफ़ी कम है, इसलिए वो पानी के ऊपर क्या कर देता है, ऐसे फैल जाता है। तो आपने सुना है कि डेंगू वगैरह से बचने के लिए मच्छर वगैरह को पानी के ऊपर आप पनपने ना दें, तो जहाँ पर पानी आप नहीं हटा पाते वहाँ पानी पर क्या डाल दो, ऑयल। ऑयल डालने से ऑयल ऐसे स्प्रेड हो जाएगा, और स्प्रेड होगा तो उसका क्या है, सरफेस टेंशन बहुत ही कम है, तो उस पर मच्छर जैसे ही बैठेगा उसको वो सपोर्ट नहीं मिलेगा टेंशन से जो मिल रहा था पानी की, वो अंदर डूब जाएगा। तो क्यों फैलती है, ऑयल इज़ लाइटर देन वाटर, बिल्कुल अच्छी बात है, लाइटर है, तेल पानी से हल्का है इसलिए वो ऊपर रहता है, लेकिन क्यों फैलता है, तो देखो डज नॉट मिक्स विद वाटर भी बिल्कुल ठीक है कि मिक्स नहीं होता है, लेकिन ये फैलने का कारण नहीं है। तेल का पृष्ठ तनाव पानी के पृष्ठ तनाव से बहुत कम होता है, बिल्कुल ठीक है। जब भी कोई स्प्रेड होने का, फैलने का या सिकुड़ने की बात आएगी तो हमेशा आंसर आप सरफेस टेंशन से देना, ठीक है। तो सरफेस टेंशन ऑयल का कम था इसलिए वो फैल गया, ज़्यादा होता तो वो ऐसी राउंड शेप ले लेता, नहीं फैलता, ठीक है। नेक्स्ट देखो,
द हेयर ऑफ शेविंग ब्रश क्लिंग्स टुगेदर व्हेन रिमूव फ्रॉम वाटर। शेविंग ब्रश जो होता है, शेविंग ब्रश, वो अगर आप इस तरीके से उसको, उसके जो ब्रिसल्स होते हैं वो बाहर ऐसे रहते हैं पानी के अंदर, सॉरी पानी में जैसे ही आप उनको डिप करोगे पानी में वो इस तरीके से रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसको बाहर निकालते हो ये सारे ब्रश आपस में क्लिंग हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो देखो, पानी की एक फिनोमिना होती है कि पानी के अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हर तरफ से फोर्स से बैलेंस होते हैं, और हर तरफ से फोर्स से बैलेंस है इस तरीके से। लेकिन जो सरफेस पार्टिकल्स होते हैं ना, अगर मैं सिर्फ सरफेस पार्टिकल्स बनाऊं तो वो इस तरीके से खिंची हुई सरफेस की तरह व्यवहार करते हैं, उन पे बाहर की तरफ से तो कोई फोर्स बैलेंस है नहीं, बाहर तो एयर है, तो सरफेस खिंच जाती है, अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती। तो ये जो ब्रिसल्स पानी के अंदर थे तो उनमें कोई तनाव नहीं था, कोई सरफेस टेंशन इस तरीके से नहीं थी। जैसे ही आप उनको बाहर लाते हो, बाहर लाते ही पानी अपनी कैसी शेप लेना चाहता है? गोलाकार। और वो कौन सी प्रॉपर्टी से? सरफेस टेंशन की वजह से। तो बारिश की गिरती हुई बूंदें भी गोल शेप रखती हैं क्योंकि पानी का सरफेस टेंशन हाई होता है। तो ये जैसे ही आप बाहर एयर में लाओगे तो ये ब्रिसल्स है, इन पे जो लगा हुआ पानी है वो क्या होता है? वो गोलाकार शेप लेता है, वो सिकुड़ता है। जैसे ही वो सिकुड़ता है सरफेस टेंशन की वजह से, ये सारे के सारे ब्रशेस होते हैं जो, ये भी उस पानी के साथ सिकुड़ जाते हैं, इसीलिए वो बाहर आते ही आपस में चिपक जाते हैं इसके ब्रिसल्स। तो किसकी वजह से? तो साफ साफ आंसर है सरफेस टेंशन की वजह से, पृष्ठ तनाव की वजह से बाहर निकालते हुए चिपक जाते हैं। सरफेस टेंशन का मतलब यही है कि पानी सरफेस टेंशन हाई रखता है, इसलिए वो फैलना नहीं चाहता, सिकुड़ना चाहता है। हम इसको ख़त्म कर देते हैं गर्म करके या कोई इम्प्योरिटी मिला के, मार्जक, साबुन, डिटर्जेंट मिला के, तो वो फैलने लग जाता है। तो सरफेस टेंशन अगर हाई होगा तो पानी अपनी ये नेचर रखेगा, और सरफेस टेंशन कम करते ही पानी फैलने लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैम्प क्लोथ्स आर ड्राइड इन स्पिन ड्रायर बाय एक्शन ऑफ। ये ऐसा कह रहा है कि जो वॉशिंग मशीन है या ड्रायर जो होते हैं वो गीले कपड़ों को किस मेथड से सुखाते हैं? तो आपको पता है वो तेज़ी से घुमाते हैं, रोटेट करते हैं। अब सिंपल सी चीज़ समझना आप, कि जब भी किसी पार्टिकल को बहुत तेज़ गति से घुमाया जाएगा तो उस पार्टिकल को जब आप घुमाते हो, अगर सपोज करो इस डायरेक्शन में तेज़ी से घुमाया गया है, तो उस पार्टिकल पर बाहर की तरफ इस तरफ एक फोर्स लगेगा, उसको हमने पहले भी बोला था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल। आप ये बल खुद भी फील कर सकते हो। अगर आप बस में या चलती कार में आप सो चुके हो, बस अचानक से इस तरफ मुड़ती है, तो आप जो बस में बैठे हो, आप पर बाहर की तरफ एक पुल लगता है, बाहर की तरफ मुड़ जाते हो, बस जिधर घूम रही है उसके अपोजिट तरफ आप घूमते हो ना बस के अंदर। ये फोर्स कौन सा है? सेंट्रीफ्यूगल। और यही फोर्स है उन घुमाते हुए कपड़ों को बार बार कभी इधर घुमाया जाता है, कभी इधर घुमाया जाता है। इधर घुमाओगे तो कपड़े पे इधर फोर्स लगेगा, इस तरफ घुमाओगे तो कपड़े पे इधर लगेगा, यानी अवे फ्रॉम सेंटर एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल, अपकेंद्रीय बल। और ये बल उन कपड़ों को सुखा भी देता है, उनके ऊपर जो इम्प्योरिटीज़, गंदगी है उसको भी हटा देता है। क्वेश्चन आता है कि दूध से आप जो किस मेथड से उसकी क्रीम या बटर सेपरेशन करते हो? तो आप उसको घुमाते हो बहुत तेज़, मक्खन वगैरह निकालने की प्रोसेस में आप जब उसको घुमाते हो तो वो घूमता हुआ लिक्विड जब आप दीवारों पर टकरा टकरा करके वो अपने मक्खन को, क्रीम को अलग कर देता है। वहाँ पर भी यही है सेंट्रीफ्यूगल, और नाम भी दिया जाता है इस प्रोसेस को सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में यही है, तेज़ी से घुमाओगे आप 10-20 हज़ार आरपीएम पर, तो प्रोडक्ट्स अलग हो जाते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं टकरा टकरा करके। तो ये हो गया हमारा सेंट्रीफ्यूगल। ये वो फोर्स है जो किसी भी रोटेशन को, किसी वृत्तीय गति को, सर्कुलर मोशन को करवाए रखने के लिए केंद्र की तरफ जो लगता है वो है सेंट्रीपिटल, और इस गति की वजह से जो अवे फ्रॉम सेंटर लगता है फोर्स वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये क्वेश्चन हमारा इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर आधारित है, अब केंद्रीय बल पर आधारित है। ठीक है, मौत के कुएं में भी बाइक सवार को यही फोर्स है जो दीवारों पर सटाकर ग्रिप बनाए रखता है उसकी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिजल्ट ऑफ सरफेस टेंशन? पृष्ठ तनाव का परिणाम क्या है? तो देखो आंसर ग्रेविटेशन पुल, चिपचिपाहट, इनमें कोई लॉजिक नहीं है, कैपिलरी एक्शन है। अब वो कैपिलरी एक्शन होता क्या है आप थोड़ा सा देखना तो सरफेस टेंशन का लॉजिक समझ आएगा। मैं अगर कहूँ कि पानी अगर किसी नैरो पाथ में अपने आप गति कर रहा है, तौलिया आप अगर एक किनारा भिगो देते हो तो पूरा तौलिया धीरे धीरे गीला हो जाता है क्योंकि उसमें कैपिलरीज होती हैं। अब आप देखना कैपिलरी का मतलब क्या है कि पानी में अगर आपने ऐसे किसी नैरो स्पेस वाली ट्यूब को डुबो रखा है पानी में, तो पानी इसमें गति करने लग जाता है। ये एक्शन क्या कहलाता है? ये कहलाता है कैपिलरी एक्शन। और ये कैपिलरी एक्शन में सरफेस टेंशन कहाँ से आया? तो वो देखना, मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा जूम करके बना रहा हूँ।
तो जैसे ही मैं इसको जूम करके बनाता हूँ, आप यूँ समझना कि चढ़ता हुआ जो पानी होगा ग्लास में वो ऐसी शेप रखेगा, ऐसी शेप रखता है। इसका मतलब कि किनारों पर, यहाँ पर इस वाटर ने इस ग्लास की सरफेस को गीला किया है, यहाँ पर भी किया है, ऊपर की तरफ उठ के किया है, यहाँ वो बना रहा होता है एडेसिव फोर्स, आसंजक बल कहते हैं इनको। और यहाँ पर अगर इस पॉइंट पर हम देखें तो पानी की जो सरफेस है, पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरह से लगातार कोहेसिव फोर्स की वजह से इस शेप को बरकरार रखते हैं। कोहेसिव फोर्स क्या होता है? जो सेम मॉलिक्यूल्स के फोर्स, सेम मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है वो होता है कोहेसिव। और एडेसिव क्या होता है? जो डिफरेंट मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। ये अगर पानी है, ये ग्लास होगा, इनके बीच में लगने वाला एडेसिव होगा। और अगर दोनों पानी है या दोनों ग्लास है तो कौन सा होगा? कोहेसिव होगा। और ये जो कोहेसिव फोर्सेस थे, इन्हीं की वजह से तो सरफेस टेंशन एग्जिस्ट कर रहा था। ये जो सरफेस टेंशन मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि पानी की सरफेस पर सेम मॉलिक्यूल्स होते हैं सारे पानी के, उनके बीच में कोहेसिव फोर्स होता है, वो एक दूसरे को खींच के रखते हैं। इस वजह से ही तो सरफेस टेंशन थी। और उसी कोहेसिव फोर्स की वजह से ये जो शेप थी, ये वाली शेप है जो कनकेव, ये शेप किसने बरकरार रखी है? तो ये शेप पानी के कोहेसिव फोर्सेस की वजह से है, जिसकी वजह से कौन सी प्रॉपर्टी थी? सरफेस टेंशन। यानी सरफेस टेंशन अगर होगा तो कैपिलरी एक्शन होगी, अदरवाइज ये शेप बरकरार नहीं रह सकती। तो यहाँ से पानी चढ़ेगा नहीं, पानी टूट जाएगा, तो किनारों पर ये गति नहीं होगी, तो ये पानी ऊपर नहीं चढ़ सकता विदाउट द हेल्प ऑफ सरफेस टेंशन। तो कैपिलरी एक्शन में सरफेस टेंशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कैपिलरी एक्शन में तीनों फोर्स काम करते हैं, कोहेसिव फोर्स, एडेसिव फोर्स और कोहेसिव पर आधारित सरफेस टेंशन। इन तीनों का मिला जुला रिजल्ट होता है ये कैपिलरी एक्शन। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द वॉल ऑफ अ डैम इज ब्रॉडर एट द बेस। बांध की दीवारें आधार पर चौड़ी क्यों होती हैं? देखो डैम जो होता है ना, वो अगर मैं उसकी स्ट्रक्चर बनाऊँ बांध की, तो वो कुछ इस तरीके से होता है, नीचे जाता जाता उसकी मोटाई बढ़ा दी जाती है डैम की। ये पूछ रहा है ऐसा क्यों करते हैं? तो सीधी सी बात है, डैम का काम क्या है? पानी को रोकना। और पानी का कंसेप्ट क्या है कि जैसे जैसे पानी के अंदर गहराई बढ़ती है वैसे वैसे पानी का क्या बढ़ता है? प्रेशर बढ़ता है। क्योंकि पानी के अंदर, जल के भीतर दाब का फॉर्मूला क्या होता है? एच डी जी। एच है हाइट, डी है डेंसिटी उस द्रव की, और जी है पृथ्वी की ग्रेविटेशन फोर्स। तो यहाँ पर ये हाइट जैसे जैसे बढ़ रही है, गहराई बोल सकता हूँ मैं इसको, सरफेस से जैसे जैसे गहराई बढ़ती है, इस इलाके पर जो पानी होगा उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। तो वो जब इन दीवारों पर टकराएगा तो उस हाई प्रेशर को टॉलरेट करने के लिए ये हमने जो दीवार थी इसको बॉटम से क्या कर दिया है? थिक बना दिया है, चौड़ा बनाया है बजाय यहाँ के मुकाबले। यहाँ हाइट कम है तो प्रेशर कम होगा, तो इस कम प्रेशर को तो ये हाइट भी झेल लेगी ना, ये मोटाई भी झेल लेगी। लेकिन बात है यहाँ की, तो हाइट बढ़ने के साथ, गहराई बढ़ने के साथ प्रेशर इनसाइड लिक्विड इंक्रीज हो जाता है। तो आप देख सकते हो, सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है, टू विथस्टैंड प्रेशर दैट इंक्रीज विथ डेप्थ। देखो दबाव का सामना करने के लिए जो गहराई पे बढ़ती जा रही है, और अगर गहराई पर बढ़ती जा रही है तो हमें आंसर मिल चुका है कि जैसे जैसे गहराई बढ़ रही है वैसे वैसे दबाव जो है उसका सामना करने के लिए, जो दबाव कब बढ़ता है? गहराई से। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा हाई प्रेशर का क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट देखते हैं।